बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रता तारिक। मैं हुसैन लियाकत, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी और निमरा आपकी भी सुबह अच्छी गुजरी होगी, क्योंकि कल 12 रबीउल अव्वल था। उस दिन को पूरे पाकिस्तान में ईद के तौर पे बनाया गया। लेकिन आज मैंने एक सवाल करना है आपसे। ये बताइए कि ये जो पानी आपने पी लिया इतना ठंडा, तो नॉर्मली आप ठंडा पानी पीती हैं, गर्म पानी पीती हैं? रूम टेम्परेचर। हमें ये मना किया जाता है कि आप ठंडा पानी ना पिए, ऐसे ही है कि ठंडे पानी की ये नुकसानात हैं, गला खराब हो जाता है, ये इस तरह मतलब बहुत सारे नुकसानात उसके बताए जाते हैं और हमें ये मिसालें दी जाती है कि आप गर्म पानी पिए। लेकिन मैं आज एक तहकीक आपको बताने लगा कि जो ठंडा पानी है उसमें बेसिकली होती है नेगेटिव कैलोरीज। आपकी बॉडी को उसको हीट अप करने के लिए कम से कम 8 कैलोरीज चाहिए होती हैं और वो 8 कैलोरीज आपकी ज़ाया हो जाती है अगर आप ठंडा पानी पीने की आदत बना लें तो। अरे वाह, ऐसी बात है, कौन बताएगा आपको? आप है ना। बड़ी मजेदार किस्म की तहकीक इस वक्त आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दी। हमारे यहाँ अक्सर वैसे खाने पीने की भी अक्सर वो कहते हैं कि रात के टाइम दही नहीं खाना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली कुछ रीजंस होंगे उसके भी ये कहने के। लेकिन अक्सर ऐसी चीजें भी हमारे सामने आती हैं जो बिल्कुल जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन हम लोग साल से उनको फॉलो करते चले आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली वो कहते होते हैं कि मिथ्स के ऊपर हम ज्यादातर चलते हैं। बस एक मिथ बनी होती है उसी को प्रॉपर वो उस टाइम। ऐसा भी नहीं है कि कोई आने वाली जनरेशन उसको छोड़ दे। अब तो खैर वक्त बदल गया, लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो आबा अजदाद की चीजें चलती आ रही थी, एटलीस्ट हम तक तो वो उसी तरह से चली। अब नेक्स्ट जनरेशन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। अल्फाज आर रिस्पांसिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। एग्जैक्टली। इससे पहले कि आप आगे बढ़े और स्टोरीज से स्टार्ट करें, मैं जरा एक कार्टून है वो दिखाना चाहता हूँ। जरा पहले कार्टून देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए। ओके, ये तो मौलाना नजर आ रहे हैं मुझे। एक तरफ हुकूमत उनको मकनातीसी ताकत जो है ना हुकूमत की वो खींचती नजर आ रही है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन की मकनातीसी ताकत भी मौलाना को खींच रही है। इसके कहने का मकसद ये है कि मौलाना सेंटर में और हर तरफ से उनके मौलाना इन डिमांड। अपोजिशन की बात की जाए तो वो मौलाना के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो मौलाना के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। सारे कहने के मौलाना हमारे हैं। हमारे प्रोग्राम में भी कल आके फवाद चौधरी साहब ने यही कहा कि मौलाना साहब का जो किरदार है उसको सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब ये किरदार सुनहरी हरूफ में भी लिखा जा सकता है, और अगर ये आईनी तरमीम पाकिस्तान के हक में नहीं है तो फिर इसका उल्ट भी आप समझ सकते हैं कि किन हरूफ से नाम लिखा जाएगा। तो मौलाना को जो भी फैसला करना है बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये आईनी तरमीम ये कुछ छोटी मोटी चीजें नहीं होने जा रही है। हमारे पूरे पाकिस्तान का जो आईन है एक तरह से आप कह सकते हैं उसमें बहुत बड़ी चेंजेस आने लगी हैं। एग्जैक्टली। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। बाकी कुछ खबरें हम लोग शेयर कर लेते हैं। पहले आपके साथ कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं जी। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने यूएई और सऊदी अरब के शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जो कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो भी गई है बल्कि। और इस नई जो पॉलिसी मुतारफ करवाई गई इसके तहत इन दोनों खलीजी ममालिक के शहरी बगैर वीजा के पाकिस्तान आ सकते हैं और 90 दिन तक कयाम भी कर सकते हैं। और अब इस इकदाम का मकसद क्या हो सकता है? इस इकदाम का ऑब्वियसली मकसद यही है कि हमारे जो कारोबारी ताल्लुकात हैं इन दोनों ममालिक के साथ इनको मजबूत किया जा सके, फिर सयाहत को फरोग दिया जाना इसका एक दूसरा बड़ा मकसद मुझे दिखाई देता है। क्योंकि इन दोनों खलीजी ममालिक से, खलीजी खित्ते से बल्कि कोई भी शख्सियत अगर पाकिस्तान आती है, एक तो हमारा मुस्बत इमेज उजागर करने में बहुत मदद हासिल हो सकती है, और फिर यूएई और सऊदी अरब वैसे ही बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो पाकिस्तान में तो अक्सर वो बचगाना सवाल फिर आ गया। कौन सा? प्लीज। सवाल मेरा ये है निमरा कि देखिए कि आप अगर यूएई जाना चाहते हैं, आप अगर सऊदीया जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, आपके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। पहले तो ये होता था कि यूएई में आप 3 महीने के लिए रहे हैं, आपके लिए किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी। अब उन्होंने पैसों की भी रिस्ट्रिक्शंस रख ली हैं, बहुत सारी और रिस्ट्रिक्शंस हैं। वीज़ा पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट किया हुआ है, और दुनिया भर में जितनी भी वीज़ा पॉलिसीज़ होती हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के तहत होती हैं कि मैं अगर आपके मुल्क में आता हूँ, आप हमारे मुल्क में आते हैं, तो अगर मेरी एंट्री फ्री है तो आपकी भी एंट्री फ्री होनी चाहिए। तो हम अन्यवा एंट्रीज फ्री दे रहे हैं, मतलब सऊदीया को फ्री है, शायद नहीं। देखिए उनकी इकोनॉमीज में और हमारी इकोनॉमी में बड़ा फर्क है। आप भी ना दें। नहीं, हम तो अपने फायदे के लिए दे रहे हैं ना। अल्लाह करे इससे फायदा हो। हम अपने फायदे के लिए दे रहे कि हमारा जो इन्वेस्टर है वो आए आके पाकिस्तानी हालात को देखे। देखिए मैंने पहले भी कहा ना कि सऊदी अरब बहुत बूम कर रही है उनकी इकोनॉमी, एंड यूएई तो ऑलरेडी बहुत एस्टेब्लिश्ड है। तो अब वहां से अगर कोई पाकिस्तान आता है, इवन आप इमेजिन करें कोई टूरिस्ट ही आता है, तो व्हाट इफ ही और शी इज अ वेरी बिग इन्वेस्टर हियर, तो वो पाकिस्तान में हमारे ही बिजनेस को फरोग मिलेगा, जो कि अल्टीमेटली एक तो हमारा टूरिज्म का सेक्टर बहुत फ्लरिश करेगा,
और साथ ही साथ कारोबारी लिहाज से हमारे लिए बेहतर होने जा रहा है। निम्रा की बातों को मानते हैं और अल्लाह करे कि जिस तरह हमने वीजा फ्री एंट्री दी आई एम जस्ट बीइंग पॉजिटिव सऊदीया को और यूएई को, वो आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। लेकिन मेरे पास एक ऐसी खबर है कि जो कि आप सब सुन के हैरान होंगे। पाकिस्तान में किसकी डिमांड बढ़ रही है, पाकिस्तान में वो क्या चीज है जिसकी डिमांड बढ़ी है, पाकिस्तान में वो क्या चीज है जो कि जिनकी तादाद भी बढ़ी है और जिनकी तादाद भी बढ़ी है। पाकिस्तान में गधों की कीमतों में हैरत अंगेज इजाफा हो रहा है और इस कीमतों की अगर बात की जाए तो ये कीमतें 3 लाख रुपए तक गधा भी 3 लाख रुपए का। अच्छा, एक तो होता है ना कि पाकिस्तान में कोई चीज आगे बढ़ती है तो उसके ऊपर होता है कि उसके बैक एंड पे कुछ ना कुछ मुहर्रिकात होते हैं। तो इसके मुहर्रिकात निम्रा ये हैं कि इसकी जो बढ़ती हुई कीमत की वजह वो चीन है और चीन में गधों की मांग में इजाफा हुआ है। वो क्यों है? चीन में गधों की खालें कॉस्मेटिक के लिए इस्तेमाल होती हैं, रवायती अद्वियात के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसके बायस कराची के लियारी में एक गधा मंडी लगती है जिसे मुकामी जो खरीदार है वहाँ पे कम होते जा रहे हैं और चीनी खरीदार वहाँ पे ज्यादा होते जा रहे हैं और उसकी मांग में भी इजाफा होता जा रहा है। तादाद में भी इजाफा हुआ। अभी भी 1 लाख आई थिंक सो इस साल का जो हमारा वो स्टेटिस्टिक्स सामने आए थे, गधों की तादाद में 1 लाख। आपके पास कोई गधा वगैरह हो तो उसको सेव कर लें, आपको कहीं भी गधा मिले उसको ले लें और कराची में जाकर उसको बेच दें। बहुत गधे पाकिस्तान में एक ही चीज में इजाफा में नजर आया था। आपको पता है हमने पूरा सेगमेंट किया था इस पे बड़ी डिटेल से कि असल में हाउ डज इट वर्क, ये जो नंबर्स बढ़ते नजर आ रहे हैं, फिर उसकी मांग में इजाफा क्यों हो रहा है, चाइना किस तरह काम करता है, हम लोग क्या चाइना को सपोर्ट किस तरह करते हैं, या हम जो है वो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। वो सारा प्रोसीजर उस पर हमने बड़ा डिटेल में के सेगमेंट किया था। वो बड़े मजेदार किस्म का सेगमेंट था। आई होप सो कि हमारे नाजरीन जो है वो जाएं कभी यूट्यूब वगैरह पर हमारा वो पुराना सेगमेंट निकाल के। अल्लाह करे कि चाइना जो है वो दिमाग के ऊपर भी कोई इन्वेस्टमेंट कर ले, उसके बाद अच्छे दिमागों की भी वहाँ पे मांग बढ़ जाए मांग बढ़ जाए और पाकिस्तान में अच्छे दिमागों की तरफ, एआई की तरफ, आईटी की तरफ भी इस तरह बढ़ा जाए जिस तरह के हम गधों की तरफ बढ़ रहे हैं। चले ऐसे ही। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की PIA की परवाज में बैठे मुसाफिरों की जानिब से शदीद एहतजाज करने की वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हुआ ये कि सोशल मीडिया पर नॉट अ न्यू थिंग, नॉट एट ऑल, लेकिन फिर भी सुने तो सही कि हुआ क्या। सोशल मीडिया पर असल में ये जो वायरल होने वाली एक छोटी सी वीडियो है, ये दावा ये किया जा रहा है कि जो पायलट है ना वो गलती से पेशावर की बजाय जो तैयारा है उसको लेकर कराची चले गए। वाह वाह। और फिर वीडियो में मुसाफिरों की आवाज सुनाई देती है कि तैयारे को पेशावर एयरपोर्ट जाना था भाई, हमें कराची एयरपोर्ट क्यों लेकर आ गए। एग्जैक्टली। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे ये होता रहता है, आपको पेशावर जाना हो आप कराची चले जाते, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, नॉट अ न्यू थिंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कराची इंस्टेड ऑफ पेशावर। हाँ कराची से खुशामदीद नहीं, सॉरी, स्लोगन दिया ना, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। जो अजीम लोग हैं वो PIA में सफर करते हैं और आप अजीम थे, आपने PIA का सफर किया, आपको PIA पेशावर की बजाय कराची ले गया, अब आपको उसको बियर करना पड़ेगा क्योंकि ये PIA है और PIA इस तरह के काम करने में पूरी दुनिया में एक खास महारत रखता है। और एक टिकट में आपको 2 उन्होंने शहर दिखा दिया यार, ऐसे ही है, मतलब आप लोग शुक्र अदाई नहीं करते पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही आप कराची घूम के कहा पहली स्टोरी में स्टे पॉजिटिव, आप मुफ्त में कराची भी घूम के आ जाए यार वापस पेशावर, सॉरी। एग्जैक्टली जी, ऐसे ही है। और PIA को सुर्ख सलाम है, PIA ऐसे काम करता रहता है और डिबेट में रहता है, जिस तरह वो हमारी एक है मीरा जी, अच्छा, वो डिबेट में रहती है। आपको पता है सुबह उठ के सबसे पहली खबर यही देखी थी। सबसे पहली खबर जो मैंने आज सुबह उठ के देखी वो ये थी ना, लाइक ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे जो खबर है हमारी वो बड़ी जबरदस्त खबर है क्योंकि हम इस प्रोग्राम में इजराइल के हवाले से बात करते रहते हैं, इजराइल का जो जुर्म है, जो वो जुल्म कर रहे हैं उनके हवाले से बात करते रहते हैं। और दुनिया की एक बहुत बड़ी फुटबॉल लीग है जिसको कहते हैं यूएफा नेशंस लीग। उसके दौरान एक इटली के शायकीन जितने भी थे उन्होंने इजरायली कौमी तराने के वक्त एक अनोखा एहतजाज किया और अपनी पीठ को मोड़ लिया, जिसने खासी तवज्जो हासिल की और एक नए मुबाहिसे को जन्म दिया। इस एहतजाजी हरकत को मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है, जिस पर बैनुल अक़वामी सतह पर तबसरे और रद्द अमल का सिलसिला जारी है। और एक हिस्ट्री भी है निम्रा कि जिस तरह से ज्यूस के ऊपर जुल्म हुआ था, आपने देखा होगा किस तरह से वहाँ पे ज्यूस को वहाँ से निकाला गया था, वहाँ से निकाल के उनको वापस भेजा गया था। इजराइल की तरफ भी वो आए थे, भाई यहाँ पे आके उन्होंने आखिरी उनका मुकाम था। तो वहाँ पे जो नफरत है वो सिर्फ इस वजह से भी नहीं है कि वो जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पे, बल्कि उनकी एक बैक हिस्ट्री भी है जो 100-150 साल पुरानी है। जाहिर है वो तो बहुत लंबी डिबेट उसमें, बल्कि हम लोग अक्सर करते भी रहे। और मेरा तो ख्याल है कि इतनी बड़ी ये जो हिस्ट्री का ये जो इतना अहम पहलू है और इतनी इन्फॉर्मेशन है इसमें कि प्रॉपर पूरा प्रोग्राम क्या कई प्रोग्राम इस पे किए जा सकते हैं अपने नाज़रीन को गाइड करने के लिए। बिल्कुल, चलें जी आगे बढ़ते हैं। बरतानिया इमाम फुटबॉल टूर्नामेंट गजा की मदद के लिए एक खुसूसी खैराती मुकाबला मुनक्किद कर रहा है।
इसका अब जो मकसद है वो बेसिकली ये कि गजा के लिए इमदाद इकट्ठी की जा सके, फिर उसके अलावा जो एहतियात के जरिए जो भी पैसे वगैरह या जो भी एहतियात जमा होती हैं उसके जरिए गजा के लोगों को मदद फराहम की जाए और फिर उनकी जिंदगियों में कोई ना कोई मुस्बत तब्दीली लाई जा सके। वैसे तो पूरी दुनिया में ही हमने जब ये 7 अक्टूबर को आप कंसिडर कर लें पिछले साल 2023 से लेके अभी तक सबसे ज्यादा जो कभी किसी ने कोई हेल्प करने की कोशिश की वो यही होती थी कि कोई एहतियात वगैरह कर दिए जाएं। लेकिन बहुत बार हमारे सामने, कई बार इवन हमने फलस्तीन के जब रिपोर्टर्स को लाइव लिया अपने प्रोग्राम में तो हमें यही पता चला कि वो उन तक कोई भी मदद इमदाद नहीं, पाकिस्तान से जा रही है वो तो बिल्कुल नहीं पहुंची। उन्होंने कहा जी कि ये, लेकिन जमात इस्लामी ने इसे बड़ा अहम किरदार अदा किया था यहाँ पे, वो अप्रिशिएट करना मुझे एकदम से याद आ गया। चलें जी, आपको अच्छी बात याद आ गया, लेकिन मेरे ख्याल है बरतानिया की जो ये मैच हो रहा है इससे जो इमदाद क्रिएट होगी वो डेफिनेटली उन तक पहुंचेगी। हाँ, अल्लाह करे, क्योंकि वहाँ पे जो वेज हैं, जो तमाम तर प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो पॉजिटिव वेज में उसको इस्तेमाल करते हो, डेफिनेटली वो पहुंचेगी। आगे बढ़ते जी, आगे एक ऐसी स्टोरी है जो कि मैं आपको बताऊंगा और इस बार हुआ ये कि खला में भी कुछ ना कुछ नया होता हुआ हमें नजर आ रहा है। एक एक्स इंजीनियर हैं जिनका नाम है सारा गिलीज, सारा गिलीज हैं। उन्होंने एक मुनफरिद काम किया और उन्होंने यही किया कि खला में वो वायलिन बजाने वाली पहली खातून बन गई और इसकी वीडियो उन्होंने खला में ही बनाई थी और फिर 1-2 दिन पहले इसकी वीडियो को जारी किया गया और खला में अब बहुत सारे काम होना शुरू हो चुके हैं। अब वायलिन भी बजना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे लोग डिफरेंट एक लाइफ को तलाश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में लाना डेल ग्रेस थीम जो है वो पेश किया है। एग्जैक्टली। सो इसमें डिफरेंट उनकी थीम्स भी थी। इसमें उनका जो ये मकसद था ये गाना बेसिकली रिलीज करने का, ये रेजिलियंस के ऊपर था और ये इस वजह से था कि आप खला में भी बहुत सारे काम कर सकते हो। वैसे भी आपको निम्रा पता होगा कि खला के हवाले से अगर बात की जाए तो अब लोग दूसरी दुनिया की तलाश में भी हैं। वहाँ पे जिंदगी की तलाश में, वहाँ पे किसी ना किसी तरह से हवा की तलाश में, पानी की तलाश में, कि किसी तरह से हम ये जो दुनिया में बोझ बना हुआ है, बहुत सारी आबादी है 6-7 अरब की, इसको शिफ्ट किया जाए। इस वजह से बहुत सारी तहकीकात हो रही हैं, बहुत तहकीकात हो रही हैं और इनका जो एक मकसद है, ये जो थीम इन्होंने पेश किया, जो बच्चे बीमारियों से लड़ रहे हैं और मौसीकी की तालीम को फरोग देना, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो वो हाईलाइट करना चाहती थी, जो कि गालिबन वो कर भी चुकी हैं। एंड इट्स काइंड ऑफ न्यू कि आपको अब स्पेस में ये सब भी देखने को मिलता है कि वायलिनिस्ट जाके लाइव परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे प्रॉपरली। बिल्कुल ऐसे ही ये कुछ नया हो रहा है जी। चलें जी, एक और खबर भी है हमारे पास। चीन ने दुनिया का पहला मसनूई ज़हानत से चलने वाला एजेंट हॉस्पिटल मुतारिफ करवाया है। बीजिंग में वाक़ई जो हॉस्पिटल है जिसका नाम ऑब्वियसली शेंगुआ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की काविश है। आई होप सो कि हम लोगों ने इस यूनिवर्सिटी का नाम सही प्रोनाउंस किया होगा। वो चाइनीज अपनी जुबान में किसी और अलग से, हाँ, वहाँ पे कुछ अलग अंदाज में करते हैं। अब वैसे ये होता है, मैं अपने डायलेक्ट के मुताबिक प्रोनाउंस करूंगी और आप किसी चाइनीज को सुनेंगे, दैट टोटली इज ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। खैर, ये जो रिसर्चर्स हैं इस यूनिवर्सिटी की, उनकी ये कोशिश है और AI के 14 डॉक्टर्स हैं इसमें और 4 वर्चुअल नर्सेज भी इस पे मुश्तमिल है। अभी जो हॉस्पिटल है कुछ ही दिनों में 10,000 मरीजों का इलाज कर सकता है। आप देखें कितना बड़ा नंबर है, जबकि जो इंसानी डॉक्टर्स को इसी तादाद तक पहुंचने में 2 साल लग सकते हैं। तो ये जो AI के जो मतलब ये जो इन्होंने हॉस्पिटल वगैरह सब तैयार किया, उसमें 10,000 तक के पेशेंट्स को आप एकदम से केटर कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि ये दुनिया का पहला क्या है AI हॉस्पिटल है और इसमें मैं ये समझता हूँ कि चीन एक तरफ AI हॉस्पिटल बना रहा है, दूसरी तरफ हमें गधों के पीछे लगाया हुआ है। हम गधों के पीछे लगे हुए हैं, वो AI बना रहे हैं, मतलब हम लोग बड़े खुश हो गए कि चीन हमसे, हम लोगों की एक्सपोर्ट बढ़ी है जी, हम गधों की पैदावार बढ़ी है और गधों को बेचना है। अब सब आपको देखिएगा गधों के पीछे लग जाएगा। अब हर बंदा गधा खरीदना शुरू कर देगा पाकिस्तान में। AI की तरफ कोई नहीं जाएगा। 3 लाख का लेके 6 लाख के बेचने की कोशिश करेगा पाकिस्तानी। ये खबर सुन के AI की तरफ कोई नहीं जाएगा, लेकिन जो पहली वाली खबर है वो सुन के सारे गधों की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कभी किसी ने कहा था कि आप मुर्गियां पाले अंडे रखें, तो उसके बाद सारे मुर्गियां पालने अंडे रखने पे चले गए थे, क्योंकि वो एक आसान काम है और पाकिस्तानी कभी भी आसान काम को हाथ से जाने नहीं देते, मुश्किल काम की तरफ बढ़ते नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, इंस्टाग्राम ने एक 10 अकाउंट फीचर मुतारिफ करवाया जिसके तहत 16 साल तक के बच्चों के अकाउंट्स को, अच्छा ये 10 नहीं है, 3 अकाउंट है, पार्डन, यस एग्जैक्टली। इसमें 16 साल तक के बच्चों के अकाउंट्स को खुद ब खुद महदूद किया जाएगा। ये फीचर वालिदैन को ज़हनी सुकून देगा और इनके बच्चे महफूज रहेंगे, जबकि बच्चों को मुस्बत मवाद तक रसाई मिलेगी। अकाउंट्स पर प्राइवेसी और मैसेजिंग की सख्त जो सेटिंग्स हैं वो होंगी, हसास मवाद पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी और इस्तेमाल का वक्त
भी महदूद किया जाएगा। स्लीप मोड पे भी मुतारिफ करवाया गया है, जो कि रात के वक्त नोटिफिकेशंस को बंद करेगा। सो इंस्टाग्राम ने वो कर दिया। इंस्टाग्राम में भी टीनू, प्लीज डू दैट टू मी टू। इंस्टाग्राम ने ना वो कर मुझे दिया। लगता है मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ इंस्टाग्राम पे बदल देनी चाहिए। इस तरह के नोटिफिकेशंस वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम के ऑफ किए होते हैं, लेकिन अक्सर ऑन अगर हो जाएं तो वो हाँ, हालात हालात खराब हो जाते आपको हैं। नोटिफिकेशंस हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन बेशक ये- आपके 10 फॉलोअर्स भी हैं। ये एक डिबेट भी थी ना कि ये डिबेट ऑस्ट्रेलिया में भी हुई, ये डिबेट पाकिस्तान में भी हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है कि किस तरह से बच्चों को से दूर सोशल मीडिया रखना से है। दूर Yes. रखा जाए। तो मेरा ख्याल है कि जब इंस्टाग्राम ने ये काम कर दिया तो उसको कॉपी करते हुए फेसबुक तो उनका Facebook अपना भी है, करेगा, फिर ट्विटर भी Twitter भी करेगा, करेगा, सब यूट्यूब भी करेंगे। करेगा, सारे ही करेंगे। क्योंकि हमने लेकिन ये एक दफा अच्छा देखा था कि जब ब्लू टिक का वेरिफिकेशन आया था परचेज करने का, वो ऑप्शन सिर्फ ट्विटर पे था, उसके बाद वो इंस्टाग्राम भी आया, हाँ, उसके बाद वो Facebook पे फेसबुक पे भी भी आता आया। है, yes. तो एक चीज जब स्टार्ट होती है तो वो इनिशिएटर फैक्टर तो वो रहता ही रहता है एक प्लेटफॉर्म के पास, लेकिन वो सारे उसको मेरा ख्याल है फॉलो कि कर लेते अप्लाई हैं सब। करते तो हैं। ये इंस्टाग्राम की पॉलिसी को भी वैसे सबको फॉलो Exactly, करना चाहिए। exactly. चलें जी, ये कुछ हमारी आज की शॉर्ट स्टोरीज थी शॉर्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी थी इनमें, बड़े मजेदार किस्म की, खास तौर पे गधों वाली। चलें जी, यहाँ पे हम शामिल करने लगे हैं एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उस पर बातचीत होती है। सोचते हुए दास। वेलकम बैक जी। मुल्की पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे। सियासत में हलचल मेरा ख्याल है कि अब ज़्यादातर रुख उस सब हलचल का उस कार्टून के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ हो चुका है। पाकिस्तान मौलाना सेंटर में एग्जैक्टली तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अल्फी ने JYFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, जिसमें आइनी तरमीम पर तजावीज़ पर बात की गई। इस मुलाकात में PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे और मुलाकात का मकसद तरमीम के हवाले से इबहाम को दूर करना था और JYFA के जो PTI का मौक़िफ़ है उसको जमीयत उलमा इस्लाम फे तक पहुँचाना था। और याद रहे कि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब जमीयत उलमा इस्लाम ने मुस्लिम लीग नून के वफ़द की मुलाकात को मुस्तरद किया था और पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात भी उनके साथ खुशगवार रही। और JYFA की बात की जाए तो आइनी तरमीम पर वसी तर बहस की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया और हुकूमत में शमूलियत की पेशकश पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया और उस पर बात करने के लिए अच्छा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल बहुत अहम है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की, तो उनका ये कहना है कि आइनी तरमीम जो है उनका मुसव्वदा खुफिया नहीं है, ये अवामी दस्तावेज़ है और आइनी तरमीम यकीनी है। PTI ने भी दिसंबर तक वक्त मांगा, जिसकी बाद में फिर क्लैरिफिकेशन भी सामने आई बैरिस्टर गोहर की जानिब से। उन्होंने कहा कि हमने तो कोई दिसंबर वाली बात ही नहीं की, हमने कोई वक्त नहीं मांगा है। तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ के बयान की तरदीद कर दी और ख्वाजा आसिफ जो है पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का हिस्सा नहीं है, ये बैरिस्टर गोहर ने कहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइनी तरमीम से मुताल्लिक रजामंद नहीं हुई है। अब इन तमाम तर मामलात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी अखुनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाए। अखुनज़ादा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अखुनज़ादा साहब, ये बताइएगा कि ये क्या आइनी तरमीम से मुताल्लिक जो मामलात हैं, इस पे एक वो जमात जिसके पास सिर्फ 13 का नंबर है, आपके मुकाबले में बहुत कम है वो, तो उस जमात को इतनी हैसियत कैसे मिल गई है और क्या क्या अहमियत है मौलाना फजल रहमान की इस वक्त? देखिए जी, हम तो जब से 8 फरवरी के इंतखाबात हुए उस वक्त से हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि ये एक गैर आईनी और गैर कानूनी असम्बली है जिसमें अक़लियत को अक्सरियत बनाकर हुकूमत बनाई गई है। तो तहरीक इंसाफ का तो स्टैंड क्लियर है कि इस असम्बली के पास वो मैंडेट ही नहीं है कि ये आईनी तरमीम कर सके। आईनी तरमीम कोई मजाक नहीं है। और जिस तरह का यानी आप सोचे कि ये मुसव्विदा आप लोगों के साथ भी आपको भी मिल चुका होगा, और एक नहीं दो तीन मुसव्विदे जो है ना वो चेंज हुए हैं। किसी को एक मुसव्विदा दिया गया है, किसी को दूसरा मुसव्विदा दिया गया है, किसी को नहीं। आप सोचे कि पीपल्स पार्टी को एक मुसव्विदा मिला है, मौलाना फजल रहमान साहब को दूसरा मुसव्विदा मिला है, और जो हमें मिला था वो उससे भी चेंज है। तो ये सारी जो बोखलाहट है और जो सारी जो चोरों की तरह वारदात है। अखुनज़ादा साहब, ये अलग अलग मुसव्वदा देने की क्या वजह लगती है आपको? अब मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून शायद अपने इत्तेहादियों के साथ भी खेलना चाह रही है, और यानी पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है।
और ये आप लेकिन वो ऑफिशियली मुसविदा आप ये ऑफिशियली बात कर रहे हैं कि ये अलग अलग मुसव्वदे दिए हुकूमत ने सबको, आपने क्या कंफर्मेशन की है, इसकी कंफर्म की है कि ये इस तरह नून लीग किसी और जमात को कुछ और दे रही है और आपको कुछ और दे रही देखिए, है? जो मुसविदा हमें दिया गया था, उस जी मुसविदे में और जो मौलाना साहब को मिला था उस मुसविदे में बहुत सारी चीजों में फर्क था, तो इससे तो जाहिर होते हैं कि मुसविदे अलग अलग। अच्छा, ये ओके, बताइएगा कि दैट्स ये मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि आपकी तमाम जो लीडरशिप है वो मौलाना फजल रहमान साहब की तारीफ करते हुए नज़र आती है। ये वही मौलाना फजल रहमान साहब थे जो आज से 1 साल पहले पिछले 15 साल में आपकी जो सियासी लीडरशिप है या फिर आपके कायदीन हैं उनकी जानिब से अगर सबसे ज़्यादा किसी को हदफ बनाया जाता था, हदफ तनकीद बनाया जाता था, वो मौलाना फजल रहमान साहब थे। ये अचानक से शिफ्ट कैसे आप देख रहे हैं कि एकदम से आपने उन्हीं को अपना चहीता बना लिया? देखिए जी, मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान के एक बड़े ज़रीक सियासतदान है। मेरा तो मौलाना साहब के साथ ज़ाती अपना एक वो भी है, रिश्ता है बड़ी इज्जत और एहतराम का, और उसमें सियासत का वो अंसर भी शामिल नहीं है। जी लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिए के साथ आगे आई और खान साहब ने कहा कि जो भी सियासी जमात इस इंतखाबात को फ्रॉड इलेक्शन समझती है और ये समझती है कि मैंडेट को चोरी किया गया है, तो हमें उनको रीच आउट करना चाहिए। तो खान साहब के हुक्म के मुताबिक हमने मौलाना फजल रहमान साहब को इंगेज किया और उन्होंने हमें पॉजिटिवली वेलकम किया। आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं कि पिछले 14 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के बीच एक तल्ख माजी रही है, जी और उसकी बहुत सारी रीजंस है, बहुत सारी वजूहात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं आपके सामने बैठकर ये बात कर रहा हूं, तो वो जो फासले है, जो 14 साल के फासले, वो 2-3 महीनों में बहुत हद तक हमने कवर लेकिन किया है। क्या आप समझते और नहीं एक है कि बहुत आप जब बड़ी फासले बढ़ाने की बात करते हैं तो फिर वो जो अलकाबात आप देते हैं डीजल के, इवन आप नहीं बल्कि आपकी पार्टी चेयरमैन भी देते रहे, उसको भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सियासत है, किसी भी वक्त आपका किसी के साथ भी मुंह लग सकता है। नहीं, मेरे ख्याल में सियासत से सियासत का अंसर इसको शामिल ही नहीं करना चाहिए। हमारा एक माशरा है और ठीक हमारी एक तहजीब है। ठीक हम किसी के उसके खिलाफ हमें इस तरह नहीं बोलना सही। चाहिए। अच्छा खुंजादा और साहब, ये जो भी आपने कहा कि सियासत मौलाना को आप लोगों ने एंगेज किया, अभी तक आप लोगों की कहाँ तक पहुंची है वो एंगेजमेंट? क्योंकि हुकूमत तो सर तोड़ के जो है ना वो अब कोशिश कर रही है, सर पैर तोड़ कर, कि अब हुकूमत की तरफ मौलाना आ जाते हैं। तो आप लोग किस तरह उनको एंगेज कर रहे हैं? अभी अगले 10-12 दिन के लिए आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी कि मौलाना आप लोगों की तरफ आ जाए? उनको क्या यकीन दहानी कराई जाएगी? नहीं, ये एक बुनियादी बात तो आप लोगों को मैं इस पे क्लियर करूं कि ये कोई, हम ये नहीं कर रहे कि हमारी तरफ या हुकूमत की तरफ, ये हमारे और हुकूमत की जंग नहीं है, ये हक और बातिल की जंग है। जी ठीक ओके। है, ये जो है ना जमहूरी और गैर जमहूरी रवैयों की जंग है। ये पाकिस्तान में आईन की बालादस्ती और आईन को मसख करने की जंग है। तो इसमें मौलाना फजल रहमान साहब को हमने अपना नुक्ते नजर जो है ना उनके सामने रखा है। बाकी भी जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां हैं उनके साथ भी हम इंगेज कर रहे हैं, और हम बड़े लेकिन अखुनजादा साहब, मौलाना का फिर क्या जवाब आया जब आप उनको एंगेज कर रहे हैं? आप उनको ऑब्वियसली यही बता रहे हैं कि आईनी एतबार पे ये हमारे आइन के ऊपर हमला है, जो जैसे कि आपने अभी बात की है, अगर मैं इसको एक दो लफ्ज में बयान करूं। बिल्कुल आइन के ऊपर हमला है। और जी, तो फिर मौलाना का क्या जवाब आता है उस पर? मौलाना भी किस पॉइंट पर पहुंचे कि डेडलॉक कहाँ पे आप लोगों का? मौलाना का जवाब आप लोगों ने परसों देख लिया ना, कि जब उसने मौलाना साहब की पार्टी ने और मौलाना साहब ने उसमें कलीदी किरदार अदा करते हुए आइन पे जो हमला होने वाला था उसको पसपा किया है। अच्छा, जो सदर साहब के साथ मीटिंग थी उसमें आप भी शामिल थे, जो फजल रहमान साहब के साथ हुई थी, उस मीटिंग का ही कुछ हमें बता दें कि उस मीटिंग में क्या क्या ऐसे मुदरजात हैं जो कि आपने और मौलाना फजल रहमान साहब ने डिस्कस किए? देखिए, वो तो एक आप कह सकते हैं कि खैरसगाली किस्म की मीटिंग थी, जिसमें सदर साहब और हमारे साबिक सदर साहब अडवी, क्योंकि हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और इस वक्त जो हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकबर साहब, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। बुनियादी तौर पर हमने मौलाना फजल रहमान साहब के जो एक किरदार अदा किया है, उन्होंने पार्लियामान के अंदर जिस तरीके उन्होंने आईन का मुकदमा लड़ा और पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा लड़ा, क्योंकि इस जो मुसविदा आप लोगों को अब तक मिल चुका भी होगा, अगर आप उसका कोई जायजा ले तो उसमें तो आपके इंसानी बशरी हुकूक का जिस तरह वो किया गया है, तो मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात के लिए नाकाबिल कबूल होगा। तो उस पर हमने उनका शुक्रिया अदा किया, और आगे भी जितने भी, अगर, क्योंकि हमें महसूस होता है कि ये लग रहा है कि शायद ये हुकूमत फिर इस तरह का कोई जो है ना चीज करेगी आगे जाके, तो उसके लिए हमारे एक वो है
कि हम आपस में एक तो आप राब्ता आइंदा आने रखेंगे। वाले 10 दिनों में मना लेंगे मौलाना को ऑफिशियली भी? आप वैसे तो आप कह रहे हैं कि मौलाना आप देखिए लोगों की बात हमें मान रहे हैं हमें आइन से हमें मुतालिक। नहीं नहीं नहीं, मौलाना साहब को हम क्यों मनाए, किस लिए मनाए? हम तो मौलाना साहब को भी पता है कि हुकूमत क्या कर रही है, ये मुसविदा किस लिए ला रहे हैं, और हमें भी पता है। तो फिर आप ठीक है, अभी श्योर हैं सर कि मौलाना वो साहब वोट नहीं करेंगे? वो वोट नहीं करेंगे हुकूमत को? देखिए, मैं मौलाना साहब की पार्टी का तर्जुमान नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूं कि मौलाना साहब एक ज़रीक सियासतदान है और वो पाकिस्तान में कभी भी आवाम की हकमियत के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी चीज़ें मौलाना साहब की जानिब से भी क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं। वो कहते हैं कि ये जो आईनी तरमीम है इसके ऊपर तो इत्तफाक की राय से ही आनी चाहिए थी, सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। अगर लेट सपोज पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की जो मुलाकात हुई है अखवंजादा साहब, उससे तो हमें यही पता चल रहा है एक मुसवदा मौलाना साहब बनाएंगे, एक पीपल्स पार्टी बनाएगी, और उसके बाद ये चीज़ें 10-15 दिन में सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं। नहीं, इस तरह की बात बिल्कुल नहीं है। ये है कि जब कोई आईनी तरमीम आती है तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ हुकूमत के बेंचों का काम तो नहीं है, उसमें सारी पार्लियामान को मिल बैठकर उस चीज को, पहले तो आप इस असेंबली की कंपोजिशन को, जैसे मैंने इब्तिदाई उसमें आपने कहा कि ये एक गैर जो है ना जमहूरी हुकूमत है जिसमें अकलियत जो है ना वो हुकूमत में आके, और वो भी जोर जबरदस्ती से फॉर्म 47 की सारी पैदावार है। और मौलाना साहब खुद इस असेंबली को जाली असेंबली मानते हैं, और वो बाहर जितने भी जलसे जुलूस कर रहे हैं उनको अवामी असेंबली कहते हैं। तो हमारा और उनका ये एक नेचुरल कदर मुश्तरक मौक़िफ है कि हम इस असेंबली की इतनी वक़्त नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस तरह की आईनी तरमीम कर सके। तो इस चीज़ों के ऊपर हम एक क्लोज मशावरत हमारी हो रही है, और आने वाले दिनों में जब भी कोई चीज़ सामने आएगी तो मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई और अपोजिशन की जितने भी जमातें हैं वो यकसा मौक़िफ के साथ सामने आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुसवदा आपने बताया मिला, ऑल्दो वो बेशक अलग हो दीगर जमातों से, लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं, जो अमेंडमेंट सजेस्ट की जा रही हैं, क्या वो हुकूमती अरकान ने आप लोगों के साथ उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, सजेस्ट किया, कोई बातचीत प्रॉपरली ऑफिशियली हुई है? देखिए, आप ये समझे कि मुसविदा जिस दिन यानी इन्होंने असेंबली का इजलास इतवार को बुलाया था, उस दिन सुबह तक भी किसी को नहीं पता था कि मुसविदा किधर है और किसके पास। और अभी तक उन पॉइंट्स पे आप लोगों की किसी से कोई बहस नहीं हुई? नहीं हुई। हाँ, जो पार्लिमानी एक स्पेशल कमेटी बनी है, इन्होंने तो उधर फिर उसको हुकूमत की साइड से वो उधर भी आया था, लेकिन वो कमेटी तो इस लिए बनी नहीं थी ना। उनके टीयूआर्स में इस तरह था कि कोई आईनी तरमीम आएगी तो उस पर ये कमेटी कोई बहस करेगी या ये कमेटी कोई मुत्तफिका लाएमल बनाई थी। वो जो पार्लियामेंट पे 10 सितंबर को जो हमला हुआ, जो पाकिस्तान की तारीख का सियासी सबसे स्याह तरीन दिन है, वो तो उस लिए कि उसके बाद जो माहौल बना और क्या और सर उसके बाद पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल भी करार दे दिया गया है। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप स्पीकर के? नहीं, हम तो जो हुआ है 10 सितंबर को जो एक बदतरीन हमला पार्लियामेंट पे किया गया और नकाबपोश घुसे और हमारे मुंतखब पार्लियामेंट के मेंबरान को जो है ना वहां से उन्होंने गिरफ्तार किया, तो उसके बाद जो हालात बने तो उसमें स्पीकर साहब ने जाहिर से अपने जिम्मेदारी निभाई है, और हम उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहैसियत स्पीकर हाउस की सेंसिटिव को बता। अच्छा, अखवंजादा साहब, मुझे बात नहीं है कि हाउस के तकद्दुस की बात है, सिक्योरिटी की बात नहीं है, पार्लियामान के तकद्दुस की बात। पार्लियामेंटेरियंस की जो सिक्योरिटी है वो भी स्पीकर की जिम्मे आती है। मुझे ये बताइए कि आईनी तरमीम तो एक तरफ है, लेकिन वो रिजर्व सीट्स वाला मामला भी कहीं ना कहीं खटाई पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके हवाले से कोई हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की? सॉरी सर, रिजर्व सीट्स के हवाले से, रिजर्व सीट्स का मामला भी तो अभी तक खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, अभी तक तो बिल्कुल वो है, और इस पे अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था उस पे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो एक मशकूक अमल है वो भी आप लोगों के सामने है। तो ये सारी चीजें हमारे सामने। ठीक हो गया। और मुझे ये भी बताइए कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ भी बेसिकली ये आईनी तरमीम चाहती है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जब एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद इसको लेके आया जाए। इसके हवाले से तहरीक इंसाफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब को ये भी नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, तो हमारे तर्जुमानी ना ही करे तो बेहतर है। अच्छा, वैसे ये जो अमेंडमेंट सजेस्ट की जा रही है इनमें से सर आप लोगों ने मुसवदा देखा, कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है जिसपे तहरीक इंसाफ अग्री कर सकती है, या आपको लगता है कि हमारा तो सबसे पहले देखिए, हम पार्लियामान के अंदर हकीकी तौर पर सबसे बड़ी सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है। अगर जो है ना उसूल की बात की जाए तो हुकूमत में तहरीक इंसाफ को होना चाहिए था। तो हम तो देखे पार्लियामान के उस किरदार से हम वो नहीं है, गाफिल नहीं है, लेकिन हम इस असेंबली को जाली मानते हैं। ये फॉर्म 47 की बुनियाद पर अकलियत की हुकूमत जो भी चीज लाएगी हम उसकी
डट के उनका मुकाबला। और इसमें आपको एक बात बताऊं, जी जी ये कोई भी हुकूमत का 1% भी कोई नीयत नहीं है, ना आवाम की बेहतरी के लिए, सही। ना आईन की सुप्रीमेसी के लिए, न कानून की बालादस्ती के लिए। अच्छा खुंजादा साहब, वक्त कम रह गया, माजरत के साथ जल्दी से इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि अगर मौलाना हुकूमत के साथ मिल जाते हैं, फिर भी हुकूमत के पास 2-3 नंबर्स की कमी होगी और हुकूमत उन नंबर्स को पूरा करने के बारे में बता नहीं रही कि वो कैसे पूरा करेंगे। आप क्या समझते हैं कैसे पूरा करेगी हुकूमत वो नंबर? ये तो मैं आपको इंशाल्लाह बड़े उससे कह रहा हूँ, वसूख से कह रहा हूँ कि मौलाना साहब हुकूमत के साथ, ये मौलाना साहब अपोजिशन का हिस्सा है और अपोजिशन का हिस्सा रहेंगे, और इस सारे मामले पे अपोजिशन यकसा मौके के साथ इंशाल्लाह सामने आएगी। ठीक, चलें ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका खुंजादा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आप खुंजादा यूसुफजई साहब की, और वो तो बड़े वसूख से ये कहते हैं कि मौलाना जो है वो अपोजिशन के साथ जाएंगे, वो हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे, वोट नहीं करेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में देख लेते हैं कि मौलाना हुकूमत की तरफ जाते हैं या अपोजिशन की तरफ जाते हैं। वैसे बात फिर वही आ जाती है कि मौलाना सेंटर में और हर तरफ से मकनातीसी ताकतें उनको अपनी तरफ खींच रही हैं। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक, आप ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब जो सियासी डिस्कशन थी, पॉलिटिकल डिस्कशन थी, उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब का एक शॉट है और उसको सुनते हैं, उसके बाद अपने जो गेस्ट हैं उनके साथ डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। पीटीआई ने भी कहा कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप दिसंबर में करवा लें। ये पीटीआई की तरफ से भी ये ऑफर आई थी कि वील बी ऑन बोर्ड और ये मुतफिका हो जाएगा पार्लियामेंट की तरह, आप दिसंबर में करवा लें। पीटीआई के नुक्ता नजर के मुताबिक जो है कुछ सेटल डाउन हो जाएंगी, उनकी पोजीशन जो है वो जो है हावी हो जाएगी। तो ये सारा उनका ख्याल था। उन्होंने ये बिल्कुल ऑफर किया हमें, नाम नहीं लेता, अच्छा, लेकिन हमसे रब्ता किया उन्होंने कि जी ये दिसंबर तक है। किसी को इसके सब्सटेंस पे बिल्कुल कतई तौर पे एतराज नहीं था पार्लियामेंट के अंदर जितनी। चलें जी, ये शॉट आपने सुना ख्वाजा आसिफ साहब का। अब इन तमाम तर मामलात पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा मीर साहब, पिछले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे जी खुंजादा यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और उनसे मैंने सवाल पूछा कि हाइपोथेटिकली सेइंग अगर मौलाना फजलुर रहमान चले जाते हैं हुकूमत के साथ, फिर भी 2-3 नंबर्स कम रहते हैं, तो हुकूमत वो नंबर कैसे पूरा करेगी? और उनका जवाब ये था कि मैं बड़े वसूख से आपको कहता हूं कि मौलाना हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे, ओपोजिशन के साथ ही रहेंगे, और ओपोजिशन इकट्ठे एक बड़ी ताकत बन के सामने आएगी। आपको क्या लगता है खुंजादा साहब की बात में कोई वजन है या उन्होंने वैसे ही कहा? आई थिंक काफी वजन है, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे कहा हुआ है कि देखें, अगर मौलाना साहब जिन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है और हर पॉलिटिकल पार्टी ने उनको इस्तेमाल किया है, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट में रही हैं, और उसके बाद आप पीडीएम का इनका रोल देख लें, इनका काफी वेट था, लेकिन पीडीएम हटी तो इनको उन्होंने साइड पे कर। आज इनकी जरूरत पड़ गई तो आज आप मौलाना साहब के पीछे चले गए कि भाई आए हमें सपोर्ट करें। तो मौलाना साहब आई थिंक एक जेनेटिकली या जेनरेटली आप देखें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है, दिस इज मे बी इन सम पीपल्स आईज की बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन काफी लोगों की आंखों के अंदर या उनकी नॉलेज के अंदर दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। सो मौलाना साहब ने जो स्टैंड लिया हुआ है ये एक लॉन्ग टर्म स्टैंड है, और इसके ऊपर आई थिंक ये यू टर्न नहीं मार सकते। अगर मारेंगे, मेरी नजर में इनकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो खराब हो जाएगी। कि डोंट फॉरगेट कि वो आज अगर ऑपोजिशन में हैं तो ही इज विद द लार्जेस्ट ऑपोजिशन इन द कंट्री। यस, आई एम नॉट अ पीटीआई सपोर्टर या पीएमएलएन या पीपीपी सपोर्टर, मैं तो पाकिस्तान सपोर्टर हूँ। सो सारी चीज को आप गेज करोगे तो मौलाना साहब इस वक्त एक ऐसे तराजू में है कि जिसके पीछे लोगों का वेट है। तो अगर वो लोगों के वेट के खिलाफ जाएंगे, इनकी अपनी पार्टी वाले इनको डिजर्ट शायद कर जाए या शायद इनसे नाराज हो जाए। तो मीर साहब आप ये समझ रहे हैं कि ओपोजिशन के साथ ही जाएंगे मौलाना? आपको ये चांसेस लगते हैं? दैट इज द वे फॉरवर्ड। लेकिन मीर साहब एक छोटा सा पॉइंट भी है मौलाना साहब की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि ये अगर अमेंडमेंट आनी थी तो इसको तमाम तर लोगों के साथ डिस्कस किया जाता, वसी पैमाने पर इसको लाया जाता और सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पॉइंट तो दे दिया है कि उनको मनाया जा सकता है। नहीं जी, एक जो आप कह लो कि बेसिक जो पॉइंट है
उनका पार्लियामेंट्री पॉइंट है, उनका एक डेमोक्रेटिक पॉइंट है कि सबके साथ आप डिस्कस करो। पहले आप तो डिस्कस करो ना, आपने तो डिस्कस ही नहीं किया है, ऑपोजिशन को आपने लिया नहीं है। ख्वाजा आसिफ की अभी आपने स्टेटमेंट सुनाई है, वो बैरिस्टर गौहर ने उसको रिफ्यूट कर दिया कि हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। सो बेसिकली यहाँ तो कोई किसी पेज के ऊपर नहीं है, हर बंदे ने अपनी एक वो कहते हैं मोर्चा संभाला हुआ है। तो इस लिहाज से मौलाना इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि देखो ना, जब तक आप इस चीज को एक आम आवाम के नुमाइंदे के आगे नहीं रखोगे, या एक कोटरी होगी, वेदर इट इज अ पीटीआई कोटरी या नून कोटरी या पीपीपी कोटरी, इस कोटरी के अंदर आप एक किचन कैबिनेट के अंदर डिस्कस करके आगे लेके आओगे, तो फिर ये बाकी पार्लियामेंटेरियंस का रोल क्या है? इसके अंदर तो एक ओपन डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। जब आप एक ओपन डिबेट लेके आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स इसके होंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आवाम क्या चाहती है, एक आम मेंबर्स क्या चाहते हैं, एंड देन यू विल हैव द रियल ट्रू डेमोक्रेसी। ठीक, अब आप मुझे बताओ, ये अब पार्लियामेंट ये जो प्राइम मिनिस्टर है, इसके अंदर एक पॉइंट आ रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर विल अपॉइंट द जजेस एंड ऑल दैट। प्लीज टेल मी, आप इस प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, उसको क्या पता है कि जिस आदमी को आप जज बना रहे हो उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है? अब ये तो प्रैक्टिकली आई मीन ही हैज नो नॉलेज ऑफ, मतलब जुडिशरी को बहुत वीक करने के मुतरादिफ है वो देविया। एब्सोल्युटली, आपने फौज के अंदर भी किया हुआ है। मैंने हमेशा आई एम ऑन द फर्म स्टैंड एक्सक्यूज मी, आई एम ऑन द फर्म स्टैंड कि जो आर्मी चीफ होता है उसको पता है कि उसके जनरल्स और किस किस जनरल की एबिलिटी है और कैपेबिलिटी है और उसका एक स्ट्रक्चर है। वो उसको देख के मैं कहता हूं कि जनरल को चाहिए, आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कि नहीं जी मेरे हिसाब से ही इज द नेक्स्ट गाय, तो आप उसको अपॉइंट कर दें। लेकिन पीजे मीर साहब, जो वकला है ना, उनकी जानिब से भी एक फर्म स्टैंड हमें नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला होगा अगर ये आईनी अदालत बन गई तो। आप सही कह रहे हैं ना, मैं तो ये तो हेड ऑन क्लैश की बात हो रही है, ना करे ये हो, हम तो ये नहीं। अच्छा, मीर साहब आपने कहा कि आपको लगता है कि मौलाना जो है वो अपोजिशन के साथ ही जाएंगे, लेकिन व्हाट आई थिंक इज कि एस्टेब्लिशमेंट्स रोल सेज अदरवाइज। तो आपको नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है उसका भी कोई ना कोई इंपैक्ट होगा? हाउ डू यू सी दैट? वेरी गुड क्वेश्चन, और ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हर चीज तो किसी को समझ नहीं आएगी ना, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू कर देते हैं वो कि गेट पे बैठे हुए। देखो, एस्टेब्लिशमेंट जो है ये, इसको आप अपने साथ रहने दो। पूरी दुनिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट होती है, पूरी दुनिया आपका एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हुकूमतें चलाता है। तो हमारे मुल्क के अंदर कोई अच्छी चीज होगी, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ भाग जाएंगे, नई बुरी चीज होगी, एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकालेंगे। ये हमारा एक ट्रेडिशन है। आपने आर्मी के साथ हो गया ना एक, अब आप जुडिशरी के साथ करना शुरू कर दिया आपने, और सारे यही नारे लगाते हैं, everybody must do their own duty and within their own domain. But they don't do that. यही तो चीज हो रही है। They're not do. Let the Supreme Judicial Council do their job. अगर आपने कोर्ट्स को इंडिपेंडेंट रखना है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को आप तकड़ा करो, उसको आप बनाओ। अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट को तकड़ा रखना है, प्राइम मिनिस्टर्स इनके पास 3 वो नहीं आने चाहिए, वो जो क्या होते हैं नाम, कि जी इनमें से आप सिलेक्ट करो। भाई प्राइम मिनिस्टर को क्या पता है कि इस जनरल की एबिलिटी क्या है, इस जनरल की एबिलिटी क्या है, इसकी क्या है? सिर्फ आर्मी चीफ को पता होता है, उसको पता है, बिकॉज ही इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ही इज वर्किंग विद दोस जनरल्स। तो जिसका वो समझते हैं कि इज अ गुड गाय, भाई उसको लेके आ जाओ। उसके अंदर क्या होगा कि आपके और हमारे टेलीविजन के अंदर ये नहीं होगा, नहीं जी वो उसको इसलिए लेके आया, वो जट था, वो राई था, वो बट था, ये सट था। ये इस तरह की हम बातें करते हैं फिर बैठ के। लेकिन पीजे मीर साहब, जो सवाल निमरा ने किया ना, उसमें एक मुझे माजी का एक जरोकू में ले गया कि जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन थी तो सबसे पहले जो है वो नून लीग ने उनको सपोर्ट किया था। सो जब एस्टेब्लिशमेंट ने कोई चीज करवानी होगी तो डेफिनेटली टेबल टू टर्न हो सकता है। ये नून लीग ने 5 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए, 5 ने उनको बाहर निकाला है, ठीक है ना? ऑलवेज हैपेंड, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें। यस, और इसलिए कि दे थॉट कि हर जनरल इनका है, जनरल किसी का नहीं होता, याद रखना। जनरल पाकिस्तान का है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। तो इसलिए तो अभी ये जो जुडिशियल पैकेज आप ये कह रहे हैं कि सोली गवर्नमेंट की इमा पे होने जा रहा है, जो भी होगा ये हुकूमत की मंशा है। देखो जी, जो ये इस वक्त चाहती है, बिकॉज इस वक्त उन्होंने देखा हुआ है
एक को फंसा के रखा हुआ जेल के अंदर। अब वो समझते हैं कि ये अगर रह जाएंगे, ये परसेप्शन है बाय द वे, वो कि रह जाएंगे तो शायद जस्टिस काजी फायजी साहब 68 तक जाके उनको अंदर जेल में रखेंगे। ये भी एक परसेप्शन है, ये उसने इमरान ने भी कहीं कह दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज कि इस तरह के परसेप्शंस नहीं आने चाहिए। देखो, जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना, हम तो वो लोग हैं जो कि हु रीड बिटवीन द लाइंस बट नॉट द लाइन। हम लाइन नहीं पढ़ेंगे, बिटवीन द लाइन हम उनकी कॉनोटेशंस लेके आ जाते हैं। तो उसके अंदर ये जो अब कॉनोटेशंस आ रही हैं इनकी, आई डोंट थिंक ये होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग एंड आई थिंक दैट मस्ट बी अवॉइडेड। अच्छा पीजे मीर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी है और कुछ हल्के तो ये भी कह रहे हैं कि शायद यहाँ से अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं हमें। एस्टेब्लिशमेंट के हालात हमेशा खराब रहेंगे, आप एक पेज पे नहीं होंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं पास गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान के पास, तो मैंने कहा यार देख, मिलजुल के तुम लोग काम करो। तो बचपन का दोस्त है ये, तो कहता है नहीं तुझे नहीं पता, आर्मी चीफ भी मेरे साथ है, वो डीजी भी मेरे साथ है। मैंने कहा कोई तेरे साथ नहीं है, याद रखना, के साथ नहीं है। हर बंदा जो है ये नीड टू नो बेसिस के ऊपर है। इनके लिए पाकिस्तान फर्स्ट है। यू वर्क विद हैंड इन हैंड विद देम बिकॉज वी नीड द आर्मी टू बी स्ट्रांग, वी नीड द एस्टैब्लिशमेंट टू वर्क हैंड इन हैंड विद यू। तमाम इदारे मिले होने चाहिए। बिल्कुल जी, मिले होने चाहिए। बट यहाँ ये होता है ना कि क्या होता है कि मैं इदारे से बड़ा हूं, don't tango with the establishment. Let them get on with it. You get on with your political thing. आपका काम क्या है जब कोई भी हो, whether it is Imran, whether it is Nawaz, whether it is Zardari, anybody, इन लोगों का काम है अवाम का फलाह बहबूद की बात करो, पानी की बात करो। इनको पानी नहीं मिल रहा सिंध के अंदर यार पीने के लिए, खुदा की कसम गुर्बत देखे सिंध के अंदर। अभी मैं कराची से बाय रोड होके आया हूं, रास्ते के अंदर गुर्बत देखो आप, क्या हालत हो रही है। फिर आप उसके बाद इधर देखो, यहाँ तो कोई गरीब आदमी की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ तो बात कर रहे हैं मैं कैसे किसी की तरमीम लेके आऊं ताकि मैं वहां बच जाऊं, ये हो जाए, ठीक हो जाए, ये हो जाए। आप तो ये बातें कर रहे हो भाई। अवाम तो तंग आ गई हुई है, अवाम आपको दोबारा वोट नहीं देगी, याद रखो। इनका लाइफ स्टैंडर्ड्स बेहतर करो, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, इनके घरों के चूल्हे जलाओ। हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, कहीं कहाँ कर रहे हैं बात, मुझे बताएं। ऐसे इवन ये जो अभी अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, इस पे भी हमें सिर्फ नंबर्स पूरे करते हुए गवर्नमेंट नजर आई है। कहीं पे भी उस पे हमें पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान के अंदर उस पे बहस होते नजर नहीं है कि ये किस तरह तरमीम हमारी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए या हमारी अवाम की बेहतरी के लिए। अनफॉर्चुनेटली I totally agree with you because इनका शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, एंड दे मस्ट लर्न कि नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। कोई चीज परमानेंट नहीं होती है, कोई चीज सारी उम्र वजीर आजम नहीं रहता, कोई बंदा जो है ये आपके प्रेसिडेंट्स एंड चीफ मिनिस्टर्स नहीं रहते। ये एक टाइम का होता है और अल्लाह ताला अगर आपको एक मौका देता है तो फिर आपको चाहिए कि लोगों की उम्मीदों को आप ठीक करो, लोगों की उम्मीदों पे उतरो। ये नहीं करोगे, आप देख लो क्या हाल हुआ आपका पॉलिटिकल पार्टीज का हाल देख लो। लुक एट पीपल्स पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, रीजनलाइज और मार्जिनलाइज हो गई है। बिल्कुल, क्यों? पॉलिसीज की वजह से। यस, एग्जैक्टली। नून को पॉलिसीज ना असल में सिर्फ वही आप वाली बात है ना कि शॉर्ट टर्म वो अपने बेनिफिट को देख रहे होते हैं, अपने बेनिफिट को देखते देखते जब अवाम को पीछे छोड़ते हैं तो फिर अवाम उनको पीछे छोड़ देती है। यही तो चीज है। देखो पीएमएलएन कितनी तकड़ी थी मुझे बता। पंजाब के अंदर कोई छेड़ सकता था? आप पीएमएलएन को देख लो। क्यों? क्योंकि एक तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारा, जिसपे कोई किसी ने एड्रेस नहीं किया है, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। लोग बढ़ रहे हैं, लोग मसाइल नहीं, और मसाइल आपके जो है उससे ट्रिपल द टाइम हो रहे हैं। एग्जैक्टली। लोगों को आपने कभी तरबियत दी नहीं है। जमीन तो उतनी है ना, जमीन तो नहीं बढ़ी, ऐसे ऑर्डर्स तो नहीं खुल गए, जमीन है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि यू आर हेडिंग इनटू अ कैटास्ट्रोफी। और अभी मैं आपको आज इसको नोट कर लो, आपके मैं प्रोग्राम में कह रहा हूं कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अभी पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो आएगा, आपका सीवरेज सिस्टम का आएगा जी। नॉट एनीथिंग अबाउट योर सीवरेज सिस्टम राइट फ्रॉम कराची ऑन टू इधर पेशावर। क्यों? आपका जो सीवरेज सिस्टम है गंदा रॉ सीवरेज समुद्र के अंदर जा रहा है, और हम कह रहे हैं समुद्र। कैन यू गो स्टैंड नेक्स्ट टू द सी इन कराची? नो, यू कैन नॉट। ठीक। अच्छा मीर साहब, ये जो आइंदा सेनेट का इजलास जब तक है तब तक आप क्या डेवलपमेंट्स देख रहे हैं?
देखो जी, जब तक ये आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे, ये किसी चीज को रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। और एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। अल्लाह ना करे ऐसा कोई पॉइंट आए, लेकिन आप कब तक, वो कहते हैं ना, हाउ लॉन्ग इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, आप कितना उसको स्ट्रेच कर लोगे, इवेंचुअली वो टूट जाती है। तो जब वो स्ट्रिंग टूटती है तो नुकसान पार्टीज का नहीं है, नुकसान है आपके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का और पाकिस्तान का। आपने इस नुकसान से बचना है। तो आप फिर आपकी सर अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि ये हो जाएंगी अमेंडमेंट्स या नहीं हो पाएंगी? मौलाना को आपकी अंडरस्टैंडिंग, वैसे तो ऑब्वियसली आपने बताया पहले कि ऑपोजिशन, लेकिन आपको लगता है वाकई वो कामयाब हो पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आई डोंट थिंक ये अमेंडमेंट पास होगी, आई डोंट थिंक सो। अगर होगी, इसके लॉन्ग लास्टिंग जो इफेक्ट्स हैं वो बड़े खराब है, बहुत खराब इफेक्ट्स हैं। ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा मीर साहब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह वो मुसव्वदे तैयार किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से और JUIF की जानिब से, तो उन मुसव्वदों के बाद आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्या उन मुसव्वदों के बाद गवर्नमेंट भी उनके साथ जाके बैठेगी और जो वो दोनों पार्टीज चाहेंगी उन जैसी आईनी तरमीम लेके आया जाएगा? देखें, जब भी इस तरह की कोई क्राइसिस होता है, पॉलिटिकल क्राइसिस आप कह लो, तो हमेशा जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो जाती है और जो उनके ऑपोजिशन होते हैं, एडवर्सरीज होते हैं, उनके पास बैठ जाती है और गिर जाते हैं, प्लीज ये कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब यहाँ जो एक क्वेश्चन उठ रहा है, ये कई एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब आ जाते हैं तो वट एवर रीजन, तो लोग ये कहेंगे कि मौलाना साहब को कुछ उन्होंने आगे लगा दिया, पैसा खिला दिया या उनको कोई इंसेंटिव दे दिया। ठीक। I will not do that. और मीर साहब पिछले सेगमेंट में मैंने जैसे आपको बताया कि अखुनजादा साहब ने हमें यह भी बताया कि जो मुसव्वदा उनको रिसीव हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो अलग है, JUIF को अलग मुसव्वदा मिला, पीपल्स पार्टी के पास कुछ मुख्तलिफ है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? हुकूमत ऐसा क्यों करेगी? वो इसलिए करेगी कि उसने आगे देखना है कि ये जो आपने अंदर उस बंदे को बंद किया हुआ है कि ये बाहर ना निकले। फर्क कितना ही है, ये बंदे को ओ यार इसको निकाल दो, ये क्या हवा है कोई, ये क्या कर लेगा यार, इसको निकाल, आ जाओ, डेमोक्रेसी को खेलो, लेट हिम कम आउट। क्या करेगा, जलसे कर लेगा क्या, पाकिस्तान को उड़ा देगा? नो, लेट हिम कम आउट। जो इनके केसेस हैं वो लेट हिम फाइट, बट लेट हिम कम आउट। ये एक लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। मैं तो नवाज शरीफ के लिए भी यही कहा था कि आपने उनको पकड़ के बंद कर दिया, कि फिर आपने जरदारी को 11 साल उठा के बंद कर दिया विद नो रीजन, और कोई चार्ज भी नहीं, नथिंग नहीं। उसके बाद आपने सदर पाकिस्तान भी उनको बना दिया। तो हमारी बड़ी यूनिक एक हिस्ट्री है, बड़ी यूनिक है। सो यहाँ एनीथिंग कैन हैपन और दिन ब दिन उस पे इजाफा होता जाता है। थैंक यू वेरी मच सीनियर तजिया निगार जनाब पीछे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि मुल्क की सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है क्विक कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको सुबह की सोच में। और हसनैन, हम लोग रिसेंटली ये खबरें देखते रहे, सुनते रहे कि हुकूमत कुछ करने जा रही है, कुछ करने जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कुछ करने जा रहा है, वो क्या करने जा रहा है बताएं आप। अच्छा, ये पाकिस्तानी ग्राफिक डिजाइनर्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो नोट्स के हवाले से अगर बताया जाए तो स्टेट बैंक पाकिस्तान के बैंक नोट डिज़ाइन के मुकाबलों में शिरकत की। और एक ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसे हैं जिनको इन मुकाबलों के जो नताइज हैं उन पर बहुत ज़्यादा दुख का उन्होंने इजहार किया। मैं बात करूं अली शेर मिनाज की, जिन्होंने 5 मुख्तलिफ डिज़ाइन जमा करवाए, मगर हैरत की बात यह है कि कोई भी डिज़ाइन मुंतखब नहीं हुआ। उनका कहना है कि उन्होंने महीनों की मेहनत के बाद ये डिज़ाइन बनाए थे, लेकिन उनको कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला, जिससे उनकी मायूसी बढ़ गई। उन्होंने अपनी मेहनत की अक्कासी करते हुए आवाम को अपनी जो तख्लीक़ात हैं और तख्लियात हैं उनको देखने की दावत दी और शफाफियत की को तलब किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि उनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे निमरा, लेकिन उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। भी रहे हैं, मतलब वी डू हैव द विजुअल्स एज वेल। अली भी बल्कि हमारे साथ ही हैं। अली को खुशामदीद कहते हैं। अली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप सो कि आप भी ठीक हैं और आपके डिजाइन्स भी बड़े ही कोई ठीक थे। लेकिन आपको क्या वजह लगती है कि ये सिलेक्ट नहीं हो पाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से? द थिंग इज आई वुडंट से कि सिलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुए थे तो बेसिकली हर नोट की 3 पोजीशन थी, हर डिनोमिनेशन की 3 पोजीशन थी। अच्छा। तो जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुए तो देयर वर फर्स्ट प्राइज फॉर एवरी डिनोमिनेशन एंड सेकंड प्राइज फॉर सम डिनोमिनेशंस। बट मैंने रिजल्ट्स देखे तो बाकी डिनोमिनेशंस के मतलब थर्ड पोजीशन, देयर वर नो थर्ड पोजीशंस एंड मेनी नोट्स डिडंट हैव इवन सेकंड पोजीशंस।
अच्छा, तो अच्छा। बेसिकली आई वाज वरीड कि ऑब्वियसली ये तो एक बहुत एक सेल्फिश सी बात होगी कि मैं कहूँ इंटरनेट पे आके कि यार माय डिजाइन्स वर द बेस्ट एंड आई एम वरीड या ये फिर obviously मैं बाकी लोगों परेशान के हूँ भी हुए होंगे अच्छे ही। कि क्यों नहीं चूज हुए. दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू. बट द थिंग इज कि आई वाज वरीड कि मे बी मेरे नोट्स रिसीव ही नहीं हुए. अच्छा, तो आई स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग स्टेट बैंक दैट डे. बट मैं एक जगह कॉल करता, दे वुड ट्रांसफर मी टू अनदर पर्सन, दे वुड ट्रांसफर मी अनदर पर्सन, और इस तरह करते करते जुम्मे का टाइम हो गया तो उसके बाद स्टेट बैंक बंद हो गया. तो मतलब अब मैं कहीं फ्रस्ट्रेशन अपनी बयान नहीं कर सकता, तो आई चोज़ कि मैं लिंक्डइन पे एटलीस्ट सिर्फ मैं नहीं हूँ और भी बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत पुट की. ऑब्वियसली द थिंग इज़ कि आप इस पे कोई आपको मॉनेटरीली मुझे कोई प्राइज़ नहीं चाहिए या फिर आपको मुझे क्या रिकग्निशन करनी है. द थिंग इज़ कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, एक कुछ नया कर रहे हैं. दैट वाज द थिंग. तो दैट्स व्हाई स्टेटेड माय फ्रस्ट्रेशन ऑन लिंक्डइन. अच्छा, ये जो स्टेट बैंक से आपसे रब्ता हुआ उसके बाद आपने रब्ता करने की कोशिश नहीं की या फिर उनके जानिब से कोई जवाब पेश नहीं हुआ जब आपने एहतजाज किया? मार्च के अंदर सबमिशंस हुई थी स्टेट बैंक के नोट्स की. अच्छा. उसके बाद से लेके उसके बाद उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि रिजल्ट्स कब आएंगे. उसके दरमियान में आई ट्राइड कॉन्टेक्टिंग देम एटलीस्ट 4-5 टाइम्स, लेकिन मुझे ज़ीरो रिस्पॉन्स आया था. तो जिस रिजल्ट्स आए तो उस दिन फिर मैं आई स्टार्टेड कॉलिंग स्टेट बैंक ऑफिशियल्स, बट वो आपको मैं बता चुका हूँ कि रिस्पॉन्स नहीं आया. तो फिर आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए सिर्फ लिंक्डइन पोस्ट किया, उसके अलावा आप कुछ इरादा रखते हैं मजीद कोई स्टेप्स लेने के लिए, इकदाम के लिए, या फिर सिर्फ मतलब आप कन्विंस करने के लिए भी तो आप कर सकते हैं ना स्टेट? द थिंग इज़ कि लिंक्डइन पोस्ट में एक फ्रस्ट्रेशन के लिए थी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएगी और बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर करना शुरू कर दिया और अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया. एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मुझे यहाँ शो पे भी बुला लिया. डिजाइन्स आर एक्चुअली गुड. तो द थिंग इज़ कि अब तो आई गेस मैं तो एक मेन स्ट्रीम में लाना चाहता था बात के देयर आर मेनी अदर डिज़ाइनर्स दैट मे बी आई गेस मे बी मैं अपनी बात नहीं करता. आई वुड से द पीपल जिनके सामने मैंने खुद अपने नोट्स रखे थे, दे सेड कि मे बी यू डू डिज़र्व, या फिर बाकी पीपल जो दे डू डिज़र्व कि एटलीस्ट उनको रिकग्नाइज किया जाए कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसके. अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो नोट्स की थीम थी वो क्या थी और वो किस तरह से यूनिक थे जो कि नोट सिलेक्ट हुए उनसे? एक चीज़ थी कि जब सबसे पहले मैंने जब देखा कि एक कंपटीशन आया तो मेरी मेन प्रायोरिटी थी कि मैं रिसर्च करूं. अब उसके ऊपर पाकिस्तान जो कंपटीशन है तो उसकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक चीज़ थी कि ट्राई टू इंट्रोड्यूस कुछ ऐसी चीज़ें जो पिछली 2 डेकेड के अंदर कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमने हासिल किए हैं या इस तरह कुछ मेजर अचीवमेंट्स हमने किए हैं. सही. तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अपॉन दीज थिंग्स. तो उसमें मैंने एक तो आई वाज ऑनेस्टली अ बिट डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ एंड माई पीयर्स, ऑल द पीयर्स, के आई गेस वी weren't able to achieve much in 2 decades, which I guess quite disappointing. अब तो खैर इन 4 सालों में हम IT सेक्टर में काफ़ी आगे जा रहे हैं, लेकिन इट वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग कि कोई एक इस तरह की अचीवमेंट नहीं थी दैट यू कुड इम्प्रिंट ऑन द बैंक नोट्स. बट उसके बावजूद आई ट्राइड यूजिंग द थिंग्स सच एज कि मैंने 1000 के नोट के पीछे स्नो लेपर्ड बनाया था. स्नो लेपर्ड जो है वो WWF की कंजर्वेशन एक प्रोजेक्ट था. तो दे ट्राइड क्या वो बहुत सारे जानवर जो उनकी कंजर्वेशन कर सकें. हाँ जी. तो स्नो लेपर्ड एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और कुछ कंट्रीज है जहाँ पे नेटिव, उसके अलावा कहीं भी नहीं है. तो आई गेस दैट वाज अ बिग थिंग फॉर पाकिस्तान कि उन्होंने कंजर्वेशन के लिए इतना कुछ काम किया था. सही. तो आई यूज दैट एज द बैक साइड ऑफ 1000 रुपी नोट. उसके अलावा फिर एक और चीज़ ये थी कि मैंने बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स जो ऑलरेडी रिकग्नाइज नहीं हुई थी. एक तो एक करेंसी अभी चल रही है, एक करेंसी उससे पहले भी थी जो द ओल्ड करेंसी. तो उन सबको मैंने देखा कि कौन सी ऐसी जगह थी जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुई थी. पाकिस्तान इज क्वाइट नोन फॉर कल्चरल हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर स्पेसिफिकली लेफ्ट बाय मुगल्स एंड अदर हिस्टोरिकल लीडर्स दैट हैड बीन इन पाकिस्तान. तो आई ट्राइड यूजिंग देम आल्सो. मैंने older civilizations we have. Yes, अब पाकिस्तान heritage is known for its architecture, specifically the 1700s 1800s. तो आई ट्राइड हाईलाइटिंग दैट. और उसके बाद एक 50 रुपीज़ की डिनोमिनेशन के ऊपर मैंने खपलू पैलेस भी डाला था. अच्छा, खपलू भी डाला. Yes. सही. अच्छा, ठीक हो गया. अच्छा, ये जो स्टेट बैंक की तरफ से मुनक्किद किया गया था कंपटीशन, आप उसका हिस्सा रहे और आपने इतना अच्छा भी बल्कि परफॉर्म भी किया. आई वुड मस्ट अप्रिशिएट दैट. लेकिन फिर भी आपको स्टेट बैंक की जानिब से इस कंपटीशन में कोई फ्लॉज नजर आए? इफ यू वांट टू हाईलाइट यू कैन, इफ यू फील कंफर्टेबल.
आई गेस लिंक्डइन की पोस्ट पे मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे. द थिंग वाज, मतलब लोगों ने भी मेंशन किया, आई गेस इट इज़ अ पॉइंट वर्थ हाईलाइटिंग कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. अच्छा. कोई अकाउंटेंसी नहीं थी कि who won and why did they won. Honestly, I'm not foreshadowing the people that did won, but I guess there should be some accountability कि what was the criteria that State Bank used to choose those notes. ठीक. और ये जो नोट्स आपने बनाए, जिस तरह आपने उनकी डिनोमिनेशन की बात की, फिर स्नो लेपर्ड्स की बात की, तो ये क्या सोच के बनाए? और इवन ये भी बताइएगा कि कलर थीम किस तरह से सोची आपने और वक्त कितना लगा? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. अब क्योंकि ऑब्वियसली एक कंट्री के बैंक नोट इवॉल्व करते हैं फ्रॉम आफ्टर एवरी 2 or 3 डेकेड्स. यूजुअली दे आर 2 डेकेड्स के बाद जो है चेंज कर जाते हैं. तो उससे पहले मैं आपको बताया था, मेरी रिसर्च काफ़ी इंटेंसिव की थी. उसमें मैंने देखा था कि बहुत सारी कंट्रीज सच एज कनाडा, ब्रिटेन, वो क्या करते हैं कि यूजुअली जब वो एक बैंक नोट इवॉल्व करते हैं इनटू अ न्यू डिनोमिनेशन, न्यू आर्ट स्टाइल, यूजुअली ये होता है कि वो कलर सेम रखते हैं. क्योंकि जब आप करेंसी आप लोगों के अंदर ला रहे हैं तो हर बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं होता. एक गांव का बंदा जब वो तो वैसे लिटरेसी रेट हाँ जी, एक गांव का बंदा एक 1000 रुपए का नोट, उसका कलर आपने चेंज कर दी, मे बी ही वुडंट रिकॉग्नाइज इट, और इट्स अ प्रॉब्लम. तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर मैंने देखा था कि दे केप्ट द कलर थीम्स सेम. ठीक है, कुछ डिज़ाइन एस्पेक्ट्स भी उसके सेम थे, मे बी अ टच हेयर एंड देयर, कुछ नए एस्पेक्ट्स थे उसके अंदर, but usually the same color palette evolves into a new one. और obviously मैंने कुछ अपनी personal choices भी introduce की थी बैंक नोट्स के अंदर कि I used specifically I was quite taken in by the Swiss franc notes. अच्छा. They are quite colorful. Yes. So those ones as well as Maldives and the Qatar ones, those are quite beautiful. तो I did use some of those color themes, or you could say कि मैंने कुछ इंस्पिरेशन ली थी उनसे. चलें, ठीक हो गया. अच्छा, जो मेरे पिछले सवाल के जवाब में आपने कुछ फ्लॉज को मेंशन किया था इस कंपटीशन में जो आपको नजर आए, व्हाट डू यू थिंक कि उनको कैसे कम किया जा सकता था बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या इवन ओवरऑल भी जो ट्रांसपेरेंसी की आपने बात की, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में आपको क्या लगता है कि किस तरह से उसको बेहतर बनाया जा सकता है, एंड व्हाई डू वी लैक दैट ट्रांसपेरेंसी? आई गेस मेरी कुछ स्टेटमेंट्स बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, तो आई वुड टेक ऑन दैट, बट दैट ट्रांसपेरेंसी इस तरह होनी चाहिए कि जो जजेस हैं, आपको पता हो कि हु आर द जजेस जजिंग द कंपटीशन. और उसके बाद आई वाज क्वाइट टेकन इन के आप जब मैंने कंपटीशन के लिए भेजी थी अपने डिनोमिनेशन के स्टाइल्स, मैं कोरियर के थ्रू भेज रहा था. अच्छा. आई मीन वी आर लिविंग इन 2024, देयर शुड हैव बीन अ पोर्टल कि मैं आपको ऑनलाइन सबमिट कर सकता, और इट वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग क्योंकि अक्सर जो डेडलाइन, एक दफ़ा डेडलाइन एक्सटेंड भी हुई थी बीच में, तो अब डेडलाइन आती है संडे को, कोरियर सर्विस वीकेंड पे नहीं चलती. तो दैट वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम फॉर मी. तो फिर मुझे कराची से अपने दोस्तों को सोर्स करना पड़ता. they went ahead and printed those and then went to State Bank to submit those 2 times. अच्छा, आपके जो नोट्स में देख रहे हो ये बहुत प्यारे हैं, तो इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि कैलीग्राफी कौन सी यूज़ की, फॉन्ट कौन से यूज़ हुए, और पिछले सवाल में आपने ये भी नहीं बताया कि वक्त कितना लगा आपका? वक्त मुझे काफ़ी, जिस दिन अनाउंस हुए तो उस दिन से लेके सेकंड जिस दिन डिले हुआ तो उस दिन के बाद तक, मतलब काफ़ी टाइम, उस दिन के बाद टोटल एटलीस्ट 2 months. तो मतलब मेन चीज़ ये थी कि जो पहला बेस होती है, आपकी फाउंडेशन होती है, दैट इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू मेक. फाउंडेशन के ऊपर फिर आप चेंजेस ला सकते हैं. और उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन कैलीग्राफी फॉन्ट्स. यस, कैलीग्राफी फॉन्ट. क्योंकि आपको पता होगा उर्दू इज़ नॉट अ लैंग्वेज दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन. उर्दू बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलके बनी ली हुई गई है. तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट यूज डिफरेंट कैलीग्राफी स्टाइल्स ऑन द बैक ऑफ नोट्स, और उसके ऊपर उनकी लिखी जाएगी 50 का नोट है या 10 का नोट है या 20 का नोट है, लेकिन सारे जो हैं वो उसकी जो कैलीग्राफी स्टाइल था, इट वाज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम. तो वो एक आई गेस यूनिक एलिमेंट था हर नोट के लिए. अच्छा, एक और यूनिक एलिमेंट जो इस वक्त मुझे लग रहा है, तो ये कि आपने पाकिस्तान के नेशनल हीरोज को भी, हमारी कल्चर, हेरिटेज, सिविलाइजेशन, उसको तो आपने हाईलाइट किया ही है, साथ ही साथ सत्तार ईदी साहब की पिक्चर मुझे दिखाई दी. दैट ऑब्वियसली इज लाइक कि आपने नेशनल हीरोज को भी आई थिंक सो क्रेडिट करने की कोशिश की है. और कायदे आजम की जो पिक्चर हम लोग हमेशा से बचपन से देखते आए, यू नो, वो एक रिवायती किस्म की तस्वीर, तो उससे हट के जवानी की मुस्टैच वाली तस्वीर. कंपटीशन के अंदर आपको फ्रीडम थी कि आप whichever portraits you could use. तो
आई गेस ये मेरी एक अपनी पर्सनल चॉइस थी और ये मेरा अपना ओपिनियन भी है, मे बी सारे उसके साथ जो Agree है ना ना एक्सेप्ट करें, एग्री ना करें, क्योंकि मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है उस पाक स्टडीज़ के अलावा, मैं तो यही देखा कि कायद आज़म वाज नॉट यू नो all dressed up like very that. well Urdu spoken man or a very continental man. He was a quite British man. ठीक है, you should recognize that. और दूसरी बात ये खिताब भी क्या, अपना अंग्रेजी में ही करते थे। दूसरी बात ये कि आप मैंने यंग पोर्ट्रेट यूज़ किया था कि आई वांटेड टू से कि the new generation is going to take over the country and they are going to run the country now. एग्जैक्टली। तो वो रिवायती जो उनकी तस्वीर है उससे हटके वो जो नई तस्वीर है वो उनको एक अच्छा मैसेज दे It was a कि भाई- refresher, you know. हाँ रिफ्रेशिंग भी है, यू नो हमारी आंखों को देखने में भी अच्छी लगी। ओल्ड पाकिस्तान से नया पाकिस्तान ले आए ना कि जवानी नया की पाकिस्तान कायद-ए-आज़म बन की तस्वीर गया, ले अली आए। ने बना दिया। तो अली, व्हाट आर यू प्लानिंग दीज डेज कि अब क्या करना है, इसको लेके ही आगे आप चाह रहे हैं कि यू शुड बी डूइंग दैट अगेन और समथिंग? I guess ये कंपटीशन आया था, आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द कंट्री, अच्छा, तो अभी मेरा इरादा है कि कुछ शॉर्ट फिल्म्स की मैं तैयारी करूँ। आई वांट कि अब वो फ्रेंच फेस्टिवल के अंदर जाएं होपफुली एट द एंड ऑफ माय सेमेस्टर, तो अभी उसकी प्रिपरेशंस में कर रहा हूँ। चलें जी अली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी अली, मच फॉर join ज्वाइनिंग करने अस। के लिए। अली हमारे साथ मौजूद थे जिनके नोट्स स्टेट बैंक ने सिलेक्ट नहीं किए और जिनके सिलेक्ट किए गए इसके ऊपर भी तहकीक होनी चाहिए कि कौन से वो लोग थे। Transparency जैसे और- अली ने कहा कि कौन से जजेस थे जो कि उसको उन्होंने सिलेक्ट किया है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या थी, ये तमाम तर चीज़ें आवाम को पता चलनी चाहिए। यहाँ पर वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। चले जी, मज़ाहिया शायरी के मैदान में एक मुमताज़ नाम अहमद सईद साहब को इस वक्त आप सुन रहे थे। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद सईद का मज़ाहिया शार में मुनफरिद एक अंदाज़ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगा और आपने देखा होगा वीडियोस में भी कि कैसे वो सामीन के दिलों को छू लेने की सलाहियत रखते हैं और वो कितना महजूज हो रहे थे उनकी शायरी में। आप ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मज़ा भी है और एक अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का एक अनोखा किस्म का अंदाज़ है जो हर सुनने वाले को महजूज किए रखते हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ ही अशार सुने और हम फुली महजूज हो चुके थे कि हम वेलकम बैक कहना भी भूल गए। वेलकम बैक। अहमद सईद साहब को भी हम खुश आमदीद कहते हैं और उनको उनकी जो दिल को बा लेने वाली जो शायरी है वो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। इस वजह से हमने सोचा कि हम अहमद सईद साहब से बनफ्से नफीस खुद ही अरे वाह, बड़ी खूबसूरत उर्दू नाजरीन से भी मुलाकात करवाएं। अहमद सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अहमद साहब, मैं तो चाहता हूँ कि हमने आपकी शायरी के साथ आगाज़ कर दिया है इस तमाम तर ट्रांसमिशन का, इस जो सेगमेंट है, लेकिन आप भी अगर अपनी शायरी के साथ ही कुछ जवाब देना चाहें तो फिर कमाल हो जाएगा। वैसे जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं यही देखता कि अभी क्योंकि ये ऑनलाइन में थोड़ा सा ये होता है कि कब पता चलता है कि आपकी आवाज म्यूट है या ऑन है, तो इस तरह के नहीं, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी जी, तो बस शायरी से ही आगाज किया। हमारा खासा भी मिजाज की शायरी है, तो हंसने हंसाने का मौका भी है, दस्तूर भी है कि हम तुम जो इतने हैं वेले, तो क्यों ना मिला ले फिर डेले। ओके। हम तुम जो इतने हैं वेले, तो क्यों ना मिला ले फिर डेले, आज हमको भी डाले बराबर, वो लैला है हम उसके ले ले। हाय 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 ले ले। वो लैला है हम उसके ले ले। उसको इंग्लिश में कर रहा हूँ मेल, उसको इंग्लिश में कर रहा हूँ मेल, ऐसे समझे कि आग का है खेल। मुझको इंग्लिश के ताने देती रही, खुद वो उर्दू में हो गई है फेल। अरे क्या कहने। चले जी, जैसे आप कहते जाएंगे तो हम ये सुनाते जाएंगे आपको। अच्छा, ये अहमद साहब मुझे ये बताइएगा कि शायरी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जो शायर होते हैं वो मतलब जो रियल मानों में शायरी करते हैं वो तो एक अलग शायरी है, लेकिन मज़ाहिया शायरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना भी पड़ता है। ये कहाँ से आपने इसका आगाज़ किया, या शुरू में आप भी सीरियस शायरी करते थे एकदम से मज़ाहिया की तरफ आए? अरे जो असल में ये क्योंकि मजाक की शायरी जो है ये भी एक बहुत ही संजीदा काम है, वैसे तो नहायत ही संजीदा काम है। इससे संजीदा काम कोई शायरी हो
क्योंकि किसी को हंसाना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है। बेशक। तो उनके लोगों तो ये कॉलेज के ज़माने से ही मैट्रिक में मैंने संजीदा शायरी का आगाज़ हुआ, और कॉलेज के ज़माने में जो है वो मजाक की शायरी का। असल में शायरी जो है वो खुद ब खुद ही आपकी आमद जो होती है, वो आगाज़ जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये कोई खुद से शुरू करने का अमल नहीं होता। हाँ, तो अहमद साहब फिर आपके आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि आप बाय द विंडो बैठे होते हैं और आपके साथ एकदम से ख्यालात का जो नुज़ूल होता है वो शेरों की आमद होती है। शेरों की आमद होती है और आपके हाथ में कलम होता है, एक किताब होती है और आप अपने जो अल्फाज होते हैं उनको उस किताब के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है? कहीं पे भी हो जाती है आमद। असल में जैसे बेगम की आमद होती है ना कि कहीं पे हो जाती है, कहीं आपको दबका पड़ सकता है, तो ये वो, तो इसी तरह जो है अशार की आमद भी जो है वो इसी तरह ही होती है कि किसी लम्हे भी वो हो सकती है। वैसे मुझे किसी ने एक प्रोग्राम में पूछा था कि आपने कब शायरी का आगाज किया, तो मैंने कहा कि ये शाम के 4 बजे थे और हल्की हल्की बारिश हो रही तो इसलिए अच्छा अच्छा, आपको शेरों की आमद किस तरह होती है? क्या आप लिखते हैं या फिर वो गालिब की तरह गिरा बांधते हैं और सुबह उठते हैं तो शेर जो है वो सारे के सारे बिखरे होते हैं? बस ये बिल्कुल आपका आते हैं मजामी, वो गालिब ने कहा था आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में। तो ये बस अल्लाह की तरफ से होता है, कभी गाड़ी चलाते हुए, कभी बाग में टहलते हुए, खासतौर पे सोते हुए ज्यादा आते हैं, और उस वक्त अगर लिख लिए जाएं तो वरना सुबह तक वो भूले होते हैं कि वो क्या अशार थे, वो क्या मिसरे ज़हन में आए थे, अच्छा। वो याद नहीं रहते। तो फिर मतलब कि ये कह सकते हैं कि आपके जो मौज़ूआत होते हैं वो आपकी बस जो डेली लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है उसमें अचानक कोई चीज़ अगर हो रही है फॉर एग्जांपल और आपके जहन में आया कि अच्छा इस पे ये भी लिखा जा सकता है, तो आप अपने अल्फाज में उसको समेट लेते हैं? हाँ, ये कहा, लेकिन नहीं, असल में गौर नहीं किया जा सकता किसी टॉपिक पे। ये आपके बैक कॉन्शियस में आ जाते हैं, कोई डेली की ऑब्जर्वेशन, या जैसे आप ये सब गॉड गिवन है, गॉड गिवन है। दिस इज जस्ट अ गॉडली कोई थिंग। बात मुझे अच्छी लगे तो वो मेरे जहन में रह जाएगी, और कब किसी टाइम भी वो अल्फाज की, ये जो शेरों की शक्ल इख्तियार करें। अच्छा, आपने कहा कि गाड़ी चलाते हुए भी शेर याद आ सकते हैं, तो आप अगर मोटरवे पे गाड़ी चला रहे हैं 140 की आपकी स्पीड है, तो शेर याद आ गया तो वहां पे क्या करेंगे आप? जी, वहां पे भी शेर ही आएंगे। एक तो मैं 140 पे चलाता नहीं गाड़ी, एक तो ये मामला। बहुत अच्छा करते हैं आप ऐसे। हाँ जी। तो दूसरा ये है कि इसका स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं होता। अलबत्ता ये है कि आप अपनी डेस्टिनेशन से आगे पीछे चले जा सकते हैं, क्योंकि आपकी नजर हर तरफ होती है, लेकिन डेस्टिनेशन कई दफा आपको भूल जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने इस्लामाबाद वाला इंटरचेंज लेना है तो मैं पेशावर की तरफ निकल जाऊंगा और वो इंटरचेंज भूल सकता हूँ शायरी की आमद की वजह से। लेकिन ये नहीं होता कि आपको ये नहीं पता चल रहा कि आगे कोई गाड़ी है या नहीं। वो आपकी नजरें सब कुछ काम कर रही होती हैं, जो आपका जहन है वो जरा कहीं और होता है, उसकी वजह से आप बिल्कुल ऐसे होते हैं। जो आपकी चीज होती है आप उसमें बड़ा आप माहिर होते हैं उसके। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हम आपसे एक तरफ से बात भी कर रहे हैं, हम शायद पीसीआर में भी सुन रहे हैं और हमारे जहन में अगला सवाल भी तैयार होता है। एग्जैक्टली। और मेरा सवाल तैयार है, मैं आपको सवाल नहीं करने दूंगा। सर जी कोई मज़ाहिया शेर सुनाए प्लीज। चले, बड़ा संजीदा हो गया। उसने कहा था 4 दिन काफी है प्यार में। हाय 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 हाय। ये तो आपके और मेरे दिल की आवाज है। उसने कहा था 4 दिन काफी है प्यार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। आहा आहा आहा। उसने कहा था 4 दिन काफी है प्यार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कुछ लड़कियों से कह दो मेरे दिल में आ बसे, खाली जगह बहुत है दिल दागदार। ये तो जफर अली शाह का आपने जो है ना वो शेर का बिल्कुल नेक्स्ट वर्जन पेश कर दिया। बहादुर शाह जफर का। जी, बहादुर शाह जफर की गजल की पैरोडी थी। और फेसबुक पर नजर नहीं आती, तो गालिब की जमीन में भी वो पैरोडी आप सुनते जाएं कि फेसबुक पर नजर नहीं आती और मिलने भी घर नहीं आती। फेसबुक पर नजर नहीं आती और मिलने भी घर नहीं आती। इतने मेकअप में उसकी सूरत है, किसी सूरत नजर नहीं आती। क्या कहने भाई, जो भी लड़कियां इस वक्त मेकअप के बगैर कभी बाहर जा ही नहीं। दोनों ने तो खैर मेकअप किया ही नहीं हुआ। नहीं, हमारी तो मजबूरी ही नहीं है, हमारी तो टीवी पे आने के लिए मजबूरी ही नहीं है। लेकिन बहरहाल जो दीगर खातीन है वो ऑफेंड ना हो जाए समेत मेरे।
हल्का फुल्का मेकअप तो खैर करना भी चाहिए, अब लड़के भी करते हैं, बल्कि लड़के ज्यादा करते हैं। ऐसे ही अब वैसे तो ये अब तो लड़के मुझे हमारे मौका तो नहीं मिला। डॉल्स बनना शुरू हो गए, माजरत के साथ मैं पूरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकती। वैसे ये जो शायरी होती है सारी मेकअप और खवातीन के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगला शेर सुनाएं फिर प्लीज। जी आज देखें, किसी और तरफ को ले जाते हैं फिर, कि उससे आंखें मिला के देख लिया, आहा ठीक। थे मोहब्बत की खा के देख लिया, आहा उससे आंखें मिला के देख लिया, थे मोहब्बत की खा के देख लिया, मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया। मुस्कुराने से ना बनी जब बात, किसी ना किसी तरह तो बात बने ना। मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया। देखना चाहती थी टैलेंट वो, डांस मुझसे करा के देख लिया। वैसे आपने मुंह चढ़ा के कभी किसी को देखा है? डांस भी कर चुके देखना हो। चाहती थी टैलेंट वो, आहा, डांस मुझसे करा के देख लिया। और अपनी सूरत रही वही सूरत, रोज हमने नहा के देख लिया। बेहतरीन। सो फार दिस इज माय फेवरेट। अपनी सूरत रही वही सूरत, रोज हमने नहा के देख लिया। वो हमारी ना हो सकी अहमद, हमने बूफे खिला के देख लिया। ये सबसे बड़ा और महंगा दुख होता है बॉयज का, खास मतलब खर्चा आपने काफी किया लेकिन बात नहीं बन सकी। अच्छा मुझे ये बताइए कि अहमद साहब, जैसे हसनैन ने पिछले सवाल में कहा था कि शायरी जो है ना वो खातीन के इर्द गिर्द घूमती है, तो कभी मर्द हजरात पे भी आपने शायद कोई गौर वगैरह किया हो, उनके लिए कुछ लिखा हो? शोहर हजरात भी तो होते हैं ना। मैं वो जी बिल्कुल, मैं वो सुना भी देता हूँ, लेकिन देखिए जब एक लड़का शायरी करेगा तो उसकी शायरी ज्यादातर महबूबा के गिर्द घूमेगी, और उसकी महबूबा जाहिर बात है कोई फीमेल ही होगी। आई एग्री होनी भी फीमेल ही चाहिए। तो जैसे संजीदा शायरी भी जो है वो ज्यादातर महबूबा के हवाले से होती है, फिर हमारी शायरी जरा थोड़ी सी कुछ माशी हालात के हवाले से भी आ जाती है। लेकिन खैर जिधर आपने इशारा दिलवाया है, तो वो मैंने एक मैसेज था कि शादीशुदा हजरात के लिए, तो वो देखें कि उसमें मैंने नौजवानों को क्या मैसेज दिया है। तो आपके साथ भी एक नौजवान है, तो उनके लिए भी मैसेज है। इरशाद कि शादी भी हम कारपुर लांगे, जी लांगे कुछ मार मुड़ लांगे, जे ओ थोड़ा औखी हुई पैर ओदे फे फाड़ फुड़ लांगे। ये सब मर्द हजरात जे ओ थोड़ा औखी हुई, हाँ जे ओ थोड़ा औखी हुई, औखे नहीं होते ना, जे ओ थोड़ा औखी हुई पैर ओदे फे फाड़ फुड़ लांगे, और ओदे ते जे गुस्सा आया अपने मुंह ते धर तुर लांगे। अच्छा ये आप घरों के हालात बता रहे हैं। बेगम जी नू खुश रखन लई सारे को भी डर लांगे, और सोनी वांगो तर नहीं सकते, सोनी वो कच्चे गड़े पे दरियाए चनाब उसने पार किया था, कि सोनी वांगो तर नहीं सकते ए छपड़ नाला तर तुर लांगे। क्या बात है, सोनी वांगो तर नहीं सकते। एक और गजल के, यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना, यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना, जैसे यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना, जैसे वर्जिश में है मुश्किल जरा तांठा होना। अच्छा सुबह का वक्त है और जो लोग एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे थे हमने उनको बड़े अच्छे तरीके से डीमोटिवेट कर दिया। नहीं जी डीमोटिवेट नहीं किया, वो तो जो रेगुलर महसूस कर दिया, तो आसानी है, जो उन्हें तो एक्टिव कर दिया ना। यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना, जैसे वर्जिश में है मुश्किल जरा तांठा होना। और फिर मेकअप की बात आ गई कि दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ होना, अपना मुंह देखना और आप ही हैरान होना। वाह 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 वाह। अच्छा ये बात बहुत हकीकत है, आजकल वाकई दुल्हनों का जब मेकअप होता है वो मेकअप देख के वो खुद भी हैरान हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा ये अहमद साहब, जिस तरह की आप शायरी कर रहे हैं, जिस तरह का आपका लबो लहजा लग रहा है कि फैसलाबाद से तो आपका ताल्लुक नहीं है? फैसलाबाद से बिल्कुल है ताल्लुक, लायलपुर से है। ये मतलब ये लायलपुर के पानी का असर है फिर?
जी जी बिल्कुल, उसके पानी का भी असर है और उसके खाने का भी असर है। अच्छा अहमद साहब, ये जो बात फिर की जाती है फैसलाबाद, जैसे कोई बताएगा कि भाई मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से, और आपके जहन में पहली चीज आती है, जो लफ्ज आते हैं वो जुगती आता है आपके जहन हाँ में, कि तो ये जुगत बातें मारेगा। ठीक होती हैं, ये ठीक बात है? ये बिल्कुल ठीक बात है। असल में हमारा बचपन ही इस तरह वो घर में भी और बाहर दोस्तों के साथ भी वो मजाक में ही हर वक्त गुजरता था। बल्कि अच्छा। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में तो वो उसातजा भी हमारे साथ जो फारिग टाइम होता था तो उसमें वो करते हैं। अभी भी मैं डीपीएस में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी उसातजा के साथ, बच्चों के साथ हल्का फुल्का मजाक जो है वो जारी रहता बच्चे तो बड़ा ठीक। एंजॉय करते होंगे ऐसे और टीचर। ये पढ़ाते पढ़ाते वैसे ही आप कहाँ पे हैं, और खुद आपको कौन से डीपीएस। मज़ाहिया शायर पसंद हैं? है। मुझे पढ़ाता मैंने बताया कि डीपीएस हाँ कॉलेज है, स्कूल एंड हाँ कॉलेज। हाँ जी। डीपीएस पिंडी में भी है, फैसलाबाद में भी, हाँ जी, लाहौर में भी। डिवीजन हाँ पब्लिक तो स्कूल। जी जी डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। डिवीजन। तो उसमें मैं फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता हूँ और उस्ताद मेरे जो हैं वो रूहानी उस्तादों में मैं अनवर मसूद साहब हैं, हाँ उनसे हाँ। बहुत कुछ सीखा। खूब, रफी बहुत खूब। साहब हैं और सलमान गिलानी साहब हैं। तो ठीक। इनसे बड़ा अच्छा। और तासुर है। अनवर मसूद साहब की सबसे अच्छी कोई पोइट्री आपको लगती है जो जुबानी याद हो आपको? जुबानी मैं आपको पता है कि मैं ये अपनी शायरी भी देख के सुना। लेकिन अब आप जाहिर है वो देखेंगे लिखी हाँ अनवर होती साहब है का और एक फिर उसी शेर को कर हाँ बड़ा सकते हैं मुश्किल इंसान। क्वेश्चन करती है, लेकिन मैं आपको बहुत से शेर जेन में उनके होते हैं बेशुमार, उनकी नज़में गजलें, कोई एक भी चीज नहीं है। जैसे वो चले, आप कुछ भी अर्ज करना लस्सी चाहते हैं अहमद क्या साहब? है। जी जी मैं उनका एक शेर सुनाई देता हूँ जी। कि अ, दोस्तों इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, हाँ हाँ। दोस्तों इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। हाय हाय हाय, फेल होने को भी ओ, एक एक मजबून मजमून होना होना चाहिए, चाहिए। क्या कहना है। होना चाहिए। वो इसका अगर मतलब मुझे याद आ रहा है, मतलब कहते हैं पहले शेर को कि आ, मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए, हाँ हाँ। अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए। ग्रामर का यही कानून होना चाहिए। अच्छा सर, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, जाते जाते कोई हमें अगर ताज़ा कलाम अपना सुना जाए तो। हाँ बिल्कुल, ये आपने तो बिल्कुल ही जो फ्रेश है कलाम वो मैं आपकी नजर ये देता हूँ जी जी। कि वो जो देख लेती हमको दिल ठंडा ठार होता, वो जो देख लेती कि हमको हमको दिल दिल ठंडा ठंडा ठार ठार होता। होता। रही उम्र भर ये हसरत कोई प्यार व्यार हो। आए हाय हाय, उम्र भर ये हसरत रह गई। हसरत कोई प्यार व्यार होता, वो जो देख लेती हमको दिल ठंडा ठार होता। और कभी इस पे मर रहे हो, कभी उस पे मर रहे हो, कभी इस पे मर रहे हो, कभी कभी उस उस पे पे मर मर रहे रहे हो, हो। तुम्हें क्या बुरा था मरना, तुम्हें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। आ हा, ओए। क्या कहने, क्या कहने, क्या कभी इस कहने। पे मर रहे हो, कभी उस पे मर रहे हो, तुम्हें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। आए दिन मुझे मुसलसल वो जो गिफ्ट दे रही है, हाँ, हाँ आए हाँ। आए दिन दिन मुझे मुसलसल। मुसलसल, हर रोज वो मुसलसल मुझे गिफ्ट दे आए रही है। मुसलसल अगर गिफ्ट। इश्क है यही तो मुझे बार बार होता। आए हाय ओए। हाय हाय हाय। कम से कम गिफ्ट्स तो आ रहे हर होते। रोज वो मुसलसल मुझे गिफ्ट देती है। अगर इश्क है यही तो मुझे बार बार होता। और एक और शेर, दो शेर याद आ गए कि हसीन चेहरे इधर गए हैं, हाँ हाँ। हम उनके पीछे ही मुड़ गए हैं। हम उनके पीछे ही मुड़ गए, क्या बात। हसीन चेहरे। और वो खूबसूरत थी सारी कुड़ियां, तो सारी कुड़ियों पे मर गए हैं। हाय हाय हाय। चल। खूबसूरत थी सारी कुड़ियां, तो सारी कुड़ियों पे सारी। मर गए हैं। हुई है को एजुकेशन जब से, हाँ हाँ। ख्वाब सारे निखर गए हैं। अहमद सईद साहब, एजुकेशन हुई की है खो को गई, रह गई है, एजुकेशन बस ख्वाब ही निखर रहे हैं। अहमद सईद साहब, यकीन कीजिए कि जिस तरह की आप जब शेर व शायरी कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये जो है ना, ये चलती ही रहे और हम आपको सुनते ही महजूज रहें। कर दिया आपका आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज आपने हमारा जो दिन है इसको खुशगवार हाँ, कर दिया है, खुशगवार और कर खुशी कर है दिया। उसको डबल कर दिया। वैसे जिस तरह उन्होंने शेर सुनाए मेकअप वाले जब और से इस तरह को के, एजुकेशन हुई है तब से क्या हो रहा है? तब से पता नहीं खिले खिले रहे हैं वो। असल में वो सब हम उस ख्वाब वक्त बहुत निखर सारी रहे हैं, चीज़ें जब से सुन रहे को थे। एजुकेशन हुई है तब से सब ख्वाब निखर ख्वाब रहे निकल हैं। रहे हैं। और आपके ख्वाब को भी अल्लाह ताला निखारे और मजीद निखारे। हम यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सबकी सोच। हसनैन, कभी ऐसा हुआ कि आपकी बहुत ही कोई कीमती चीज खो गई हो? बहुत दफा होता है, ऐसे होता है, और जब वो वापस मिल जाए तो उसकी खुशी भी कुछ अनोखी वो सी डबल होती है वैसे। डबल होती है। लेकिन आप इमेजिन करें कि आपकी कोई चीज गुम हो चुकी हो और आप अचानक से आपकी वो चीज जिसकी आपने बड़ी तलाश की हो और बहुत ही कुछ अरसे के बाद जाके वो आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आ रही हो, तो किसी ड्रामे में आपको नजर आई हो। सोचिए, वो तो फिर जो आपकी कितनी कोई नई वो खुशी कहानी है ना, सामने वो डबल हो जाएगी कि आपको खुशी भी और हैरत भी। एग्जैक्टली ये कि तो इधर वो- कहाँ से पहुंच गए। ये इधर इस तरह पहुंच गई कि ये हुआ है जी सफदर सुमरू साहब के साथ। Exactly. पाकिस्तान के एक नामवर वो पेंटर है, उनकी पेंटिंग्स इस वक्त आप देखिएगा कितना खूबसूरत अंदाज में वो बनाते हैं सब। ये जो ये ड्रामा सीरियल आजकल बल्कि ये ऑन एयर ही है, नाम तो नहीं ले सकती ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि इस ड्रामे में भी आप देखें जो पेंटिंग्स हैं वो सफदर सुमरू साहब की हैं माजरत के साथ। बिल्कुल इनके ऐसे साथ ही है। ये एक अलग से ड्रामा हुआ, वो आप मजीद एक्सप्लेन और करें। इस सीन को ना मेरा ख्याल है कि आपको बार बार देखना चाहिए, और सुमरू साहब तो इसको बार बार देखते होंगे, जिसके बाद सुमरू साहब तो की जो लाजमी rewind करते होंगे। डिमांड है वो पाकिस्तानी मीडिया में भी बढ़ गई, क्योंकि ये एक बड़ा मशहूर ड्रामा है, एक निजी टीवी चैनल इसको चला रहा है, और उस वहाँ पे सुमरू साहब को अपनी वो पेंटिंग नज़र आई जो कि 2017 में वो गुम हो चुकी थी। अब ये तमाम तर चीज़ें हम सफदर सुमरू साहब से नुमाइश खुद के ही दौरान ही पूछेंगे। गुम हुई थी शायद। एग्जैक्टली, सफदर सुमरू साहब हमारे साथ मौजूद है। सफदर, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि ये पेंटिंग गुम कैसे हुई थी, उस ड्रामे में कैसे आ गई, और ये मामला सारा क्या था? सर असल में ये मेरा ये थीसिस वर्क था फाइनल ईयर का, और मैंने फाइनल ईयर में तकरीबन 16 से 17 पेंटिंग्स बनाई थी, और मेरा टॉपिक था इनोसेंट फेसेस, मासूम चेहरे। तो उनमें से मैंने 2 पेंटिंग निकलकर फेलियर हॉल में पार्टिसिपेट के लिए दी थी। तो उधर एग्जीबिशन के लिए दी, एग्जीबिशन भी हो गई, और उसके बाद जब एग्जीबिशन खत्म हुई तो मैं उनसे पेंटिंग मांगता रहा कि मेरी पेंटिंग मुझे वापस दे, हालांकि सेल भी नहीं हुई। तो उन्होंने उनका फाइनल कहना यह था कि यार आपकी पेंटिंग गुम हो गई, हम माजरत चाहते हैं, आपके साथ 2-3 और भी आर्टिस्ट हैं। तो मैंने उनकी बात पे यकीन करते हुए वो पेंटिंग छोड़ दी। मैंने कहा यार हो भी सकता है क्योंकि यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजेस घूमने आते हैं, शायद चोरी हो भी गई हो। 2017 की ये बात बता है। रहे हैं वो। सफदर, आपको आवाज आ रही है? ओ हमारा राब्ता उनसे आपकी आवाज मुनक़ता इतनी हुआ। भारी थी कि सफदर से हमारा राब्ता ही अच्छा, मुनक़ता हो बहुत चुका है। ये वैसे हैरत की बात है ही है और दुख की भी बात है। सफदर, आपको आवाज आ रही है? जी जी मैम, अभी आ रही है। अब मैंने कहा कि आप तो 2017 की बात कर रहे हैं। जी जी मैम, ये 2017 की बात है। ओह माय गॉड, ओके तो ओके। उसके बाद तो वो छोड़ी हुई मेरी पेंटिंग ये 2024 में एक निजी चैनल के ऊपर एक ड्रामा सीरियल में दिखाई गई है, ये सीन मेरी पेंटिंग का। जैसे मैंने देखा, फिलहाल तो मुझे शॉक हो गया कि ये मेरी पेंटिंग्स इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर और इतने बड़े जो ट्रेंडिंग पे ड्रामा चल रहा है उसके अंदर, खुशी तो मुझे बहुत हुई और उसके साथ साथ मुझे दुख भी बहुत हुआ कि ये पेंटिंग्स उन्होंने मुझे कहा था कि ये आपकी चोरी हो गई है, गुम हो गई है, पर वो गुम नहीं हुई थी। उन्होंने मुझसे फराड किया था, धोखा किया था। ये पेंटिंग उनके पास थी और इस पेंटिंग के ऊपर उन्होंने पता नहीं कितना क्रेडिट कमाया, कितना रेंट लिया है। और ये पेंटिंग सिर्फ एक ड्रामे में नजर नहीं आई, ये पेंटिंग शायद हो सकता है किसी और ड्रामों में, इवेंट्स में और फिल्म मूवीज में शायद यूज की हुई है, जो आपने क्योंकि ये देखा ही ना हो एक शायद। कैफे। हाँ, जो कहना है। और एक और भी प्रूफ मिला है कि ये कराची में कोई बड़ा कैफे है, उनके अंदर भी ये पेंटिंग्स देखी गई थी। अच्छा, जब से आपको ड्रामे में ये पेंटिंग नजर आई तो उसके बाद क्योंकि अब आप टेलीविजन पे भी आ चुकी है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आपने इसका जिक्र किया, तो कोई राब्ता वगैरह आपका हो सका है? कोई उसकी ऑनरशिप तो अब भी आपके पास ही है, क्योंकि पेंटर की तो ऑनरशिप उसी के पास रहती है। तो डायरेक्ट उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, किसी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट हुआ कि वो बोल रहे हैं कि आपकी पेंटिंग हमारे पास पड़ी हुई है, आप अपनी पेंटिंग लेकर जाएं। तो मैंने कहा मैं पेंटिंग तो लेकर जाऊंगा, तो आपने झूठ बोला, उसकी माजरत कौन करेगा? और पेंटिंग के साथ में 7 सालों का पूरा रॉयल्टी भी लूंगा साथ इसकी, क्योंकि जितना आपने कमाया वो मेरा हक है। जी, उसका जी। ऑनर मैं हूँ, वो पेंटिंग नहीं बनाएगी। तो आप कोई कानूनी कार्रवाई करने के इरादा रखते हैं? फिलहाल तो मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, मैं सोशल मीडिया का सहारा ले रहा हूँ, सोशल मीडिया का पावर इस्तेमाल किया हुआ है। और जी, सुमरू साहब, आपको आवाज आ रही है? की आवाज का कुछ इशू हो चुका है एक बार फिर। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिनिस्टर साहब ने शायद नोटिस भी दिया हुआ, मेरी पेज जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये फ्राइडे तक मेरे ख्याल में रिजल्ट इनका आ जाएगा, देखते हैं अब क्या होता है। चलें जी, अल्लाह करे कि आपका चलें। रिजल्ट आ जाए। और अगर आपको ये पेंटिंग वापस ना मिली तो निमरा का जो सवाल था कि उसके बाद आप कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे या फिर इसी तरह सोशल मीडिया का सहारा ही लेंगे?
नहीं, अगर पेंटिंग नहीं मिल रही, मुझे कोई रॉयल्टी वगैरह नहीं मिल रही, तो इंशाल्लाह मैं कानूनी रास्ता अख्तियार करूंगा और कोर्टें सारी माशाल्लाह खुली हुई है। चले जी, इंशाल्लाह। अल्लाह चले करे जी, कि आपको आपको ये जो गुड लक विश पेंटिंग करते है हैं। ये मिले। एक तरह से खुशी भी है कि आपको आपकी खोई हुई चीज मिल गई, लेकिन दुख उससे ज्यादा है कि जिस तरीके से फ्रॉड किया जाता है हमारे मुल्क में, आई मीन एक शख्स की इतनी मेहनत है उसको एक्नॉलेज करे और उसको उसका धोखाधड़ी हमारे मुल्क से खत्म हो जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल वैसे ही खत्म बिल्कुल हो ऐसे। जाएंगे। सफदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जस्टिस बिल्कुल ऐसे ही है, और अल्लाह करे कि इनको जस्टिस भी मिले, इनकी पेंटिंग भी इनको मिले, और जो इनकी रॉयल्टी है वो भी इनको मिले। सोशल मीडिया के सजा भी प्लेटफॉर्म्स के मिलनी ऊपर चाहिए जिन लोगों ने ये किया, भाई हम ये बात क्यों नहीं कर जिस रहे। तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने मामला उठाया, अब हम इसको टीवी पे ले आए, तो उम्मीद करते हैं कि वो जो सजा मिले। ड्रामे वाले हैं वो थोड़े से सीरियस हो जाएंगे। ख़वातीन-ओ-ज़ात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह।